सोनिया सानी जहनी उलझनों में गिरफ्तार थी। जिस दिन से अल्पा के भेस में तिलबैब पहुंची थी, उसी दिन से अली उसके दिल में घंटियां सी बजा रहा था। जहन को यूं मुतासिर कर रहा था जैसे सदियों से जान पहचान रही हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि संग दिल होने के बावजूद दिल में अली के लिए नरम गोशा क्यों है। पहले दिन सानी को पता चला कि वो भी बहरूपिया है। सानी अल्पा बनकर आई थी और वह अल्पा के एक खास मुलाजिम पॉल हैरिसन के रूप में पहले से मौजूद था। सानी उसके खिलाफ कोई कदम ना उठा सकी। अली ने मोहब्बत से समझा दिया था कि वो भी उसका भेद खोल देगा। वो दोनों वहाँ गोल्डन ब्रेन्स के खिलाफ अपने अपने ऑपरेशन पर आए हैं। उन्हें सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर वे एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। बाद में सानी को अली के साथ वक्त गुजारते हुए पिछली जिंदगी की कुछ बातें याद आईं। इन बातों ने सानी को अली की मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया। अली ने समझाया, अगर हम शादी कर लें तो फिर एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे। इस दवाजी जिंदगी गुजारते रहने से पिछली जिंदगी की बहुत सी यादें आती रहेंगी। सानी ने राजी होकर कहा, तुम्हें मालूम हो गया है कि मैं अल्पा नहीं सिलवाना हूँ, और मुझे मालूम हो चुका है कि तुम पॉल नहीं हो, फिर कौन हो? अली ने कहा, हमारे दरमियान बड़ी हद तक एतमाद कायम हो गया है। क्या मैं उम्मीद करूं कि अगर मैं बताऊं कि मैं कौन हूं तो तुम बर्दाश्त कर लोगी? तो मेरा तजस्सुस बढ़ा रहे हो। जल्दी बताओ कौन हो। वही हूं जिसे तुम कत्ल करने आई हो। क्या मतलब? साफ साफ कहो। मेरा नाम कार्मन हेराल्ड है। यह सुनते ही सानी के दिमाग को झटका सा लगा। वह लम्बोर्डा के लिए गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान जगह बनाना चाहती थी। उससे पहले लाजमी था कि वो कार्मन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देती, लेकिन जिस कार्मन को कत्ल करने आई थी उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। उस पर एतमाद करने लगी थी, हत्ता कि उससे शादी करने के लिए राजी हो गई थी। वो शदीद हैरानी से अली को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कार्मन है और वो यूं आसानी से धोखा खाती रही है। उसने कहा, देखो पॉल, मजाक ना करो, सच बताओ तुम कौन हो। तुम्हें सच बहुत कड़वा लग रहा है, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रही। क्या इस दुश्मन का नाम बर्दाश्त करूं जिसने जॉन लम्बोर्डा को दूध की मक्खी की तरह गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान से निकाल फेंका था और जो हमारी हर चाल को नाकाम बनाता रहता है? भाई वो मुल्की और सियासी मामलात हैं। कार्मन सियासत के मामले में दुश्मन है, लेकिन मोहब्बत के मामले में जानिसार दोस्त। पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम कार्मन हो? इतने गुस्से से पूछ रही हो? क्या मेरी शामत आई है कि मैं खुद को कार्मन कहूँ? यानी कार्मन नहीं हो। जो नाम तुम्हें पसंद नहीं है मैं उस नाम से दस्तबरदार होता हूँ। तो मेरा अच्छा सा कोई नाम रख दो, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। तुम मुझसे अपनी असलियत छुपा रहे हो। मैं मोहब्बत में झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, और तुम मेरी असलियत से इनकार करके मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रही हो। क्या मैं अपना नाम X, Y या Z बता दूं तो तुम फ्रेब खाकर मुतमईन हो जाओगी? उसने सोचती हुई नज़रों से अली को देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, इसका मतलब है तुम वाकई कार्मन हेराल्ड हो? हाँ, तुम्हारे प्यार में सच कह रहा हूँ। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींच कर बोली, मक्कार, फ्रेबी, तुम कार्मन हो और पॉल बनकर ये राज मालूम कर रहे थे कि मैं तुम्हें कत्ल करने आई हूँ। वो तो मैं कत्ल हो चुका हूँ। अपने दिमाग से गर्मी निकालो और सोचो। तुम्हारे खतरनाक इरादों को समझते हुए भी मैंने ये क्यों बताया कि मैं तुम्हारा होने वाला मकतूल हूँ? तुम कोई ज़बरदस्त चाल चल रहे हो। तुमने मेरे तरफ ऐसा ज़बरदस्त नादीदा पहरा लगाया हुआ है कि मैं तुम्हारी असलियत मालूम होने के बाद भी यहाँ से फरार नहीं हो सकूंगी। उसने हंसते हुए कहा, मुझे पहरा लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर तुम मुझे अजीज़ नहीं हो तो मैं तुम्हें गोली मार सकता हूँ। मैं एक गोल्डन ब्रेन की हैसियत से इशारा करूँ तो तुम्हें टॉर्चर सेल में पहुँचा दिया जाएगा। अगर मुझे मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें जंजीरों से बांधकर तुम्हारे हुस्न शबाब से खेलकर तुम्हारी मिट्टी पलीद कर देता। जॉन लम्बोर्डा और सुपर मास्टर को तुम्हारा नामो निशान भी ना मिलता। वो बोली, ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हो कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ। तुम मुझे बर्बाद करोगे या मार डालोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। मोहब्बत से अपनी तरफ माइल करते रहोगे तो मेरे साथ मेरी टेलीपैथी भी तुम्हारे काम आती रहेगी। तुम मनफी अंदाज में सोच रही हो, इसलिए कि कार्मन हेराल्ड कट्टर यहूदी है। वो हर पहलू से अपना फ़ायदा देखता है। नुकसान हो तो दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। मुझसे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर छुपा हुआ कट्टर यहूदी मुझसे मोहब्बत कर रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है उसकी सच्चाई का गवाह खुद तुम्हारा दिल है। जब से हम मिले हैं तब से हमारे दिमागों में पिछली ज़िंदगी की कोई ना कोई बात उभरती रहती है। जिस तरह तुम अल्पा नहीं हो, सिल्वाना भी नहीं हो, कोई गुमशुदा लड़की हो, इसी तरह मैं पॉल नहीं हूँ, कार्मन भी नहीं हूँ। कोई गुमशुदा बदनसीब हूँ। फिर मैं कार्मन की हैसियत से तुम्हें नुकसान पहुँचाने की हमाकत क्यों करूँ, जबकि तुम मेरे लिए कोई बहुत ही अहम भूली हुई हस्ती हो। वह दोनों किचन में थे। सानी खाना गर्म कर रही थी। फिर वो खाने की मेज़ पर आ गए। वो खामोश थी। खाने के दौरान संजीदगी से सोच में डूबी हुई थी। अली ने कहा, खूब सोचो और जहानत से समझो। फिर भी समझने के लिए हमारी माजी की बहुत सी बातें रह जाएंगी। वो बोली, खामोश रहो, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है और प्यार भी। शट अप। इन हालात में प्यार व्यार की बातें अच्छी नहीं लगती। चुपचाप खाओ और यहाँ से जाओ। वो खाना छोड़कर उठ गया। सानी ने कहा, अरे खाना तो खाओ। जब चुपचाप खाना है, चुपचाप रहना है तो मेरे जाते वक्त भी चुप रहो। वो पलट कर जाने लगा। कुर्सी उलट कर गिर पड़ी। सानी ने अपनी जगह से उठकर उसके पीछे आते हुए कहा, रुक जाओ। वो बरामदे में आकर बोला,
जब तक मेरी तरफ से तुम्हारा दिल और दिमाग साफ ना हो तब तक खामोशी बेहतर है। नो मोर टॉक, नॉट अ सिंगल वर्ड, गुड नाइट एंड सो फार। वो तेजी से चलता हुआ बंगले के अहाते से बाहर आ गया। गली पार करके अपने बंगले के अहाते में दाखिल हो गया। सानी अपने बरामदे की तारीकी में खड़ी उसे देख रही थी। ये इत्मीनान करना चाहती थी कि अपने ही बंगले के अंदर जा रहे। जब वो अंदर गया तो उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर कोड वर्ड्स अदा करके बोली, रिपोर्ट दो, पॉल के बंगले में और कौन है? मैडम, बंगले के अंदर सिर्फ एक मुलाजिम है और अभी मिस्टर पॉल अंदर गए हैं। पॉल पर नज़र रखो, जैसे ही वो बाहर निकले मुझे मोबाइल पर इतला दो। ऑल राइट मैडम। सानी ने उसे राब्ता ख़त्म कर दिया। फिर टेलीपैथी जानने वाले एक मातियत के दिमाग में पहुंची। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए हाल ही में 2 आदमियों को टेलीपैथी का इल्म दिया गया था। उनमें से एक का नाम मोनारो और दूसरे का नाम टालबूट था। वो दोनों सानी के मातियत थे, बड़ी राजदारी से तेल अबैब पहुंचे हुए थे। सानी ने उनमें से एक को मुखातिब करते हुए कहा, टालबोट, मैं आधे घंटे बाद बंगले से निकलने वाली हूँ। यहाँ से पैदल मेन रोड तक जाऊंगी। तुम दूर से जायजा लेते रहो, किसी ताकुब करने वाले को ताड़ने की कोशिश करते रहो। किसी पर जरा भी शुबा हो तो मुझे बता देना। फिर उसने मोनारो से रब्ता किया। उससे कहा, मैं आधे घंटे बाद ये बंगला छोड़ रही हूँ। मेन रोड के राउंड अबाउट के पास गाड़ी ले आओ। ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद उसने लिबास तब्दील किया। एक बैग में ज़रूरी सामान रख लिया। यह फैसला कर चुकी थी कि कारमन पर उस वक्त तक एतमाद नहीं करेगी जब तक ये इंकशाफ और यकीन न हो जाए कि माजी में उससे अहम और गहरे ताल्लुकात रही हैं और वह असल में कारमन नहीं है, एक गुमशुदा शख्स है। दरअसल कारमन ने जॉन लम्बोर्डा को बुरी तरह शिकस्त दी थी। उसे गोल्डन ब्रेन्स की टीम में घुसते उखाड़ फेंका था। आज उसने मेजर यार्डले को कत्ल कर दिया था। लम्बोर्डा के किसी शख्स को मुआफ़ नहीं करता था। सानी का ख्याल था ऐसे तूफ़ानी मजाज का आदमी अचानक ही उसे भी कत्ल कर सकता है या बेनकाब कर सकता है। लिहाजा वो अली पर मुकम्मल एतमाद होने तक उससे दूर जा रही थी। मोबाइल फ़ोन पर इशारा मौसूल हुआ। उसने फ़ोन को ऑपरेट करते हुए कहा, हेलो, मी एल्पा हेयर। दूसरी तरफ से मातहत ने कोड वर्ड्स अदा करके कहा, मैडम, पॉल का मुलाजिम घर जा रहा है। पॉल बंगले में तन्हा है। मुलाजिम को जाने दो, पॉल पर नज़र रखो, वो बाहर निकले तो इतला दो। उसने टेलीफोन बंद कर दिया। वो जानती थी कि मुलाजिम रात को घर जाता है, इसलिए उसके जाने की परवाह नहीं की। अगर बंगले से निकल कर देखती तो शायद पहचान लेती कि अली जा रहा है। उसकी निगरानी करने वाला मातियत धोखा खा गया था। अली ने कोई मेकअप नहीं किया था, सिर्फ मुलाजिम का लिबास पहना था। उसका पुराना हैट सर पर रखा था। फिर मुलाजिम को अपने बिस्तर पर सोने के लिए छोड़ गया था। स्ट्रीट की नीम तारीकी ने भी उसे काफ़ी हद तक छुपा लिया था। वो मेन रोड पर आया और एक टैक्सी में बैठकर इंटेलिजेंस के दफ्तर पहुंच गया। उसने दफ्तर से अपने गोल्डन ब्रेन सुसर राजर मूस को फ़ोन किया। हेलो अंकल, उसने कहा। हेलो माय सन, तुमने इतनी रात को नींद से जगाया है, ज़रूर कोई अहम मामला होगा। जी हाँ, मुझे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक कुत्ता चाहिए। किसी मुजरिम का ताकुब कर रहे हो? यही समझ लें। मैं सुबह तफसीली रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, मैं अभी कुत्तों के इंचार्ज और ट्रेनर को फ़ोन करता हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। वह पिछली शाम सानी की लाइलमी में उसके बंगले के अंदर गया था। उसके सामान को चेक किया था और एहतियातन उसके उतारे हुए लिबास का एक मुख्तसर सा हिस्सा छुपा कर ले आया था। यह इरादा था कि सानी कभी धोखा देकर रूपोश होगी तो वह सुराग रसंग कुत्ते के जरिए से ढूंढ निकालेगा। वो आधे घंटे बाद कुत्तों के इंचार्ज और ट्रेनर के पास गया। उससे कुत्ता लेकर बोला, मुझे इसके मुंह पर बांधने वाला बेल्ट चाहिए ताकि इतनी रात को हर इलाके से भौंकता हुआ ना गुजरे। फिर उसने सानी की उत्तरन जेब से निकाल कर उसे देते हुए कहा, मैं इस लिबास वाली का सुराग लगाना चाहता हूँ। ट्रेनर वो उतरन लेकर कुत्ते की नाक के सामने हौले हौले लहराने लगा। कुत्ता हर लहर के साथ नाक इधर उधर करता हुआ सानी की मखसूस बू को पहचानने लगा। फिर अचानक ट्रेनर ने सानी की उतरन को एक प्लास्टिक की थैली में डालकर मुझे दिया। मैंने उसे जेब में रख लिया। प्लास्टिक की थैली में बंद होने के बायस उतरन की मखसूस बू छुप गई थी। उस कुत्ते के लिए ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो मुंह उठाकर फिजा में उस बू को तलाश करने लगा। हर सू सूंघते हुए एक सिमत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। ट्रेनर ने उसी सिमत उंगली का इशारा करते हुए कहा, मिस्टर पॉल, आपका शिकार उधर है। मेरा टाइगर आपको ठीक उसकी पनाहगाह के अंदर पहुंचा देगा। उसने कुत्ते के मुंह पर बेल्ट बांधते हुए कहा, अब यह नहीं भौंकेगा। जिस सिमत मुंह उठाता जाए आप उसी सिमत जाएं। वो किसी तय खाने में भी होगी तो ये उधर ले जाएगा। अली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक खुली जीप में कुत्ते को अगली सीट पर लेकर बैठ गया। ट्रेनर ने उसे इस तरह जंजीर से बांधा कि वो शिकार के करीब पहुंचकर बेकाबू होकर जीप से बाहर न भाग सके। अली जीप स्टार्ट करके उधर चल पड़ा जिधर कुत्ता इशारा कर रहा था। वह सानी के साथ तकरीबन 2 बरस रह चुका था। उसके साथ तिब्बत तक एक लंबा सफ़र कर चुका था। उसके मजाज को खूब समझता था। अक्सर उसका मूड बदल जाता था। वह हंसते हंसते अचानक खतरनाक बन जाती थी। अगरचे वो माजी को भूल चुकी थी, फिर भी उसकी याददाश्त में माजी की बातें कभी कभी बिजली की तरह चमक कर बुझती रहती थीं और कुछ याद रहने के बावजूद वो अपनी फितरत के मुताबिक तेवर बदलने लगती थी। अली ने उसके तेवरों को समझकर पूरी यकीन से सोचा था कि वो किसी वक्त भी धोखा देकर रूपोश हो सकती है। फिर ये भी सोचा कि धोखा ना दे तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। वो कुत्ते के साथ घूम फिर कर अपने बंगले में वापस आ जाएगा। वो जीप ड्राइव कर रहा था।
कुत्ता सानी के बंगले के सिमत बूने ही सूंघ रहा था। इससे साफ जाहिर था कि सानी बंगले में नहीं है, बल्कि उधर है जिधर वो बेजुबान बू सूंघता हुआ ले जा रहा है। अली ड्राइव करता हुआ मर्चेंट कॉलोनी में आ गया। इस कॉलोनी में करोड़पति अरबपति बिजनेसमैनों की बड़ी बड़ी शानदार कोठियां थीं। जीप एक गली से गुजर रही थी। ऐसे ही वक्त कुत्ता एक कोठी की तरफ मुंह उठाकर उछलने लगा। उधर जाने के लिए मचलने लगा, लेकिन जंजीरें इजाज़त नहीं दे रही थीं। अली ने उसे थपकते हुए कहा, इजी टाइगर इजी, मैं समझ गया, मोहतरमा इसी कोठी में पहुंची हैं। इसमें शुबा नहीं कि बड़ी पहुंची हुई हैं। वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में वापस आ गया। ट्रेनर को शुक्रिया के साथ कुत्ता वापस करके कंप्यूटर सेक्शन में आया। वहाँ एक लड़की ड्यूटी पर थी। उसे देखकर अदब से खड़ी हो गई। उसने कहा, मर्चेंट कॉलोनी की कोठी नंबर 202 के मुतालिक मालूमात चाहता हूँ। लड़की ने एक अलमारी के खाने से एक पैकेट निकाला। उस पैकेट से एक डिस्क निकाला, फिर इसे कंप्यूटर में एडजस्ट किया। स्क्रीन पर तहरीर नजर आई। कंप्यूटर ने बताया कि यह मर्चेंट कॉलोनी वेस्ट की कोठी नंबर 101 से 300 तक की मालूमात हैं। लड़की ने कई बटन दबाए। स्क्रीन पर तहरीर बदल गई। वहाँ लिखा हुआ था कोठी नंबर 202। मालिक का नाम बेंजामिन क्रोसो। बिजनेस एक अमेरिकन कंपनी के इश्तराक से स्पोर्ट्स कारें संभल करता है। फैमिली एक बीवी, एक बेटा और एक बेटी। तफसील लबनान की हालिया खाना जंगी में बीवी और बेटा मारे गए। एक जवान बेटी लारा क्रूसो है। कंप्यूटर हैंडल करने वाली लड़की ने पूछा, मिस्टर पॉल आप फरमाएं और किस नौयत की मालूमात चाहती हैं। अली ने आंखें बंद करके सोचा। मौजूदा फैमिली पोजीशन बता रही थी कि इस कोठी में बेंजामिन क्रोसो और लारा क्रोसो यानी बाप बेटी रहती हैं। यानी वहाँ सानी को यह तशवीश होगी कि इंटेलिजेंस वाले इस फैमिली में तीसरे मेंबर के इजाफा के मुतल्लिक पूछगिछ करेंगे कि वो इजाफी लड़की कौन है और कहाँ से आई है। इन सवालों से बचने और शकूक व शुबहात से बालातर रहने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था। असल लारा क्रोसो को छुपाकर उसकी जगह सानी लारा बन सकती थी, और इसी सूरत में मुमकिन था कि सुपर मास्टर ने दोनों बाप बेटी को खरीद लिया हो, या फिर लंबोडा ने इन बाप बेटी को तनवीमी अमल के जरिए मामूल और ताबेदार बना रखा हो। अली ने इन तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद लड़की से कहा, लारा की जिस्मानी और जहनी मेडिकल रिपोर्ट और उसकी आमो खास मसरूफियात मालूम करना चाहता हूँ। वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगी। स्क्रीन पर तहरीर नजर आने लगी। लारा क्रूसो, कद 5 फुट 6 इंच, मेंटल रिपोर्ट नॉर्मल, फिजिकल रिपोर्ट एक हादसा में बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी। इलाज कामयाब रहा था। वो ज़्यादा आसानी से बाएं हाथ को हरकत नहीं दे सकती है। बाईं पसली पर जख्म का निशान है। तालीम सीनियर कैम्ब्रिज। मैरिटल रिपोर्ट शादी नहीं हुई। कर्नल थॉमसन के बेटे मूजिज से मंगनी हो चुकी है। लारा और मूजिज में लव अफेयर है। कर्नल थॉमसन और मूजिज की कंप्यूटर रिपोर्ट डिस्क नंबर आर्मी 05 में है। अली ने कुछ सोचा फिर कहा, थैंक्स अलॉट, तुमने बड़ी मालूमात फराहम की हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वस्ते हुए बोली, इत्तफाक से मेरा नाम भी लारा है। अली अपने ससुर रॉजर मूस के बंगले में आ गया। सुबह हो चुकी थी। रॉजर मूस अपने बागीचे में जॉगिंग कर रहा था। उसे देखकर बोला, कम ऑन माय सन, तुम्हारा उलिया बता रहा है कि रात भर मसरूफ़ रहे हो। जी हाँ, अब आप मसरूफ़ रहेंगे और मैं नींद पूरी करूँगा। ज़रूर बेटे, अंदर चलो और बताओ मामला क्या है। वह दोनों एक कमरे में आए। अली ने अपने चेहरे से पॉल का मेकअप उतारते हुए कहा, आपसे यह दरख्वास्त है कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उसे आप अपनी ज़ात तक महदूद रखें और अब इस मामले को गोल्डन ब्रेन की सतह पर ना लाएं। ठीक है, जब तक मुनासिब समझा जाएगा इस मामले को राज रखा जाएगा। मैं पॉल का मेकअप इसलिए उतार रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं रही। मैं जिस एल्पा की निगरानी कर रहा था वो गायब हो गई है। क्या? वो चौंक कर सीधा बैठ गया। क्या दुश्मनों ने इसे अगवा किया है? मैं अभी यकीन से नहीं कह सकता। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि वो मसलतन रुपोश हो गई है। आज किसी वक्त सरकारी तौर पर अपनी रुपोशी की रिपोर्ट दे सकती है। अगर रिपोर्ट ना दे तो आप मुनासिब समझे तो अभी जे मॉर्गन को कॉल करें। वो एल्पा के दिमाग में जाकर उसकी खैरियत मालूम करेगा। रॉजर मूस ने फ़ोन के जरिए जे मॉर्गन से रब्ता किया। मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं रॉजर मूस हूँ, तुम गोल्डन ब्रेन कार्मन हेराल्ड से बात करो। अली ने रिसीवर लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो मॉर्गन। एल्पा रात के 3:30 बजे बंगले से बाहर गई थी, जबकि अपनी कार में भी जा सकती थी। शुबह है कि वो ट्रैप ना की गई हो। उससे रब्ता करके शुबह दूर करो। ठीक है सर, मैं अभी हकीकत मालूम करके आपको रिपोर्ट दूंगा। फ़ोन का रब्ता ख़त्म हो गया। अली ने रॉजर मूस से कहा, मैं कर्नल थॉमसन के बेटे मूजिज थॉमसन और उसकी मंगेतर लारा क्रूसो के मुतालिक मालूमात चाहता हूँ। क्या वो दोनों किसी अहम मामले में मुलविस हैं? ऐसी बात नहीं है। मैंने पॉल का मेकअप उतार दिया है। फिलहाल कार्मन की हैसियत से नहीं रहूँगा, लिहाजा कुछ रोज़ कर्नल के बेटे मूजिज के रूप में रहूँगा। मैं अभी कर्नल थॉमसन से बात करता हूँ। उसके बेटे मूजिज को न मालूम हो कि उसे मुल्क से बाहर क्यों भेजा जा रहा है। क्या उसे मुल्क से बाहर भेजना ज़रूरी है? जी हाँ, वो इसी मुल्क के किसी शहर में रहेगा तो अपनी मंगेतर से छुपकर मुलाकात करने आएगा। मूजिज को अचानक यहाँ से भेजा जाए ताकि वो लारा को अपनी रवानगी के मुतालिक कुछ ना बता सके। मैं कोशिश करूँगा कि मूजिज आज ही यहाँ से चला जाए। फ़ोन की घंटी बजने लगी। अली ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं कार्मन बोल रहा हूँ। सर, मैं मॉर्गन हूँ। अभी मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए अल्पा से गुफ्तगू की है। क्या तुम उसके दिमाग में गए थे? जी हाँ, वो कह रही थी हमारे मुखबर को मुगालता हुआ है। मैंने ताज्जुब से पूछा, मुझे मुगालता हुआ है?
जी, मैंने आपका जिक्र नहीं किया, सिर्फ मुखबर का है। ये तुमने अच्छा किया। और क्या कहती है? कहती है रात 3:30 बजे कहीं नहीं गई, सुबह 5 बजे तक अपने बंगले में सोती रही थी। चलो ये तो इत्मीनान हो गया कि वह अगवा नहीं की गई है। वैसे ये बात राज में रखो, वो रात को बाहर गई थी। सर, वो इस बात से इनकार क्यों कर रही है? वो हमसे कुछ छुपा रही है। जे मॉर्गन, तुम जानते हो मैं धोखा और वतन दुश्मनी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। यस सर, आप हुक्म दें, मुझे क्या करना चाहिए? तुम खामोशी से उसकी निगरानी करो, उसकी ज़ाती मसरूफियात के मुतालिक छानबीन करते रहो। ऑल राइट सर, मैं उस पर नज़र रखूँगा। और सुनो, दोपहर तक तुम्हारे पास 2 नौजवानों की तस्वीरें पहुंचाई जाएंगी। उनमें से एक का नाम मुजीज़ और दूसरी का नाम लारा है। तुम तस्वीरों की आंखों में झांक कर उनकी ज़ाती और प्राइवेट मसरूफियात के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करो। फिर शाम 5 बजे तक मुझसे रब्ता करो। उसने अहकामात की तामील का वादा किया। अली ने रिसीवर रखकर रॉजर मुंह से कहा, अंकल, आप लारा और मुजीज़ की तस्वीरें इस तरह हासिल करें कि उन्हें शुबा न हो। ये तस्वीरें आप जे मॉर्गन के पास भेज दें। मैं सोने जा रहा हूँ। 1 मिनट बेटे, क्या एल्पा मशकूक है? अंकल, वो अमेरिका से घूम कर आई है। उसके साथ जाने वाला मेजर यार्डले कत्ल हो चुका है। एल्पा भी कत्ल की जा सकती है या हमसे छीनी जा सकती है, और हो सकता है कि लम्बोडा उसे हमसे छीन चुका हो। तुम ये खदशात बयान कर रहे हो और आराम से हो। आराम से होता तो रात भर जागता ना रहता। भाई सीधी सी बात है, एल्पा को हिरासत में लिया जाए, उस पर तनवीमी अमल कराया जाए और चोर ख्यालात से मालूम किया जाए कि लम्बोडा उसे ट्रैप कर रहा है या नहीं। अंकल, ये बात इतनी सीधी नहीं है। लम्बोडा को ज़रा भी शुबा होगा तो वह एल्पा को हलाक कर देगा ताकि हमें कोई राज मालूम ना हो सके। लम्बोडा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी टेलीपैथी जानने वाली एल्पा हमसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। दुरुस्त कहते हो, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। अरे मैं तो भूल गया कि तुम रात भर के जागे हुए और थके हुए हो। जाओ सो जाओ। अली दूसरे कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। वह बिस्तर कभी उसका और पामेला का था। वहाँ उसने जी जान से चाहने वाली पामेला के साथ बहुत से यादगार दिन गुजारे थे। वो लेटकर सोचने लगा, इस बंगले में असली एल्पा लौट आई है। उसका असली होना यूँ साबित होता है कि जे मॉर्गन एल्पा की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर डमी एल्पा यानी सानी के दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। ख्याल ख्वानी की लहरें उसी मखसूस लहजे वाली एल्पा के पास ले गई थी। अली ने रॉजर मूस वगैरह को सानी के मुताल्लिक कुछ नहीं बताया था। सानी ने भी लम्बोडा वगैरह को यह नहीं बताया था कि पॉल के पीछे कार्मन हेराल्ड छुपा हुआ है। उसने सोचा, अगर कार्मन भी पिछली ज़िंदगी को भूल चुका है, अगर उससे मेरा गहरा ताल्लुक रहा है, तो फिर वो असली कार्मन नहीं कोई और है, सिर्फ मेरा महबूब है। मैं लम्बोडा वगैरह को कार्मन के पीछे नहीं लगाऊंगी और रूपोश रहकर आजमाऊंगी कि कार्मन मुझसे दोस्ती बरकरार रखेगा या गोल्डन ब्रेन्स की हिफाजत की खातिर मुझसे दुश्मनी करेगा। सानी ने जॉन लम्बोडा से यह बात बनाई थी कि वह अल्पा का रोल अदा करते हुए खतरा महसूस कर रही है, लिहाजा आर्जी तौर पर असल अल्पा को उसकी जगह भेज दिया जाए। लम्बोडा ने पूछा था, तुम किस तरह का खतरा महसूस कर रही हो? सानी ने जवाब दिया था, मुझे बंगले में किसी औरत ने फ़ोन किया था कि वो मेरी असलियत जानती है और मैं वो नहीं हूँ जो नज़र आती हूँ। क्या तुम फ़ोन करने वाली के दिमाग में गई थी? उसने सांस रोक ली थी। इसीलिए बंगला छोड़कर एल्पा के पास आ रही हूँ। आप एल्पा से कह दें मेरे मेकअप का सामान तैयार रखे। मैं उसे देखकर लारा का मेकअप करूँगी, फिर वो अपना लारा वाला मेकअप उतार कर यहाँ बंगले में आ जाएगी। एल्पा इतने दिनों से लारा के बहरूप में थी और लम्बोडा के इशारों पर यहूदियों के खिलाफ काम कर रही थी। लारा का बाप बेंजामिन क्रोसो सुपर मास्टर का ज़र खरीद गुलाम था। इस गुलामी के एवज वो स्पोर्ट्स कारें बनाने वाली कंपनी का मालिक बन गया था। उसकी बेटी लारा भी सुपर मास्टर की वफादार थी, इसलिए इसराइल छोड़कर अमेरिका चली गई थी। उसकी जगह एल्पा बिजनेसमैन बेंजामिन क्रोसो की बेटी बनी हुई थी और अब सानी उसकी जगह पहुंच गई थी। सानी ने क्रोसो की कोठी में पहुंचकर लारा का मेकअप किया था और एल्पा से लारा के मंगेतर मुजीज़ के मुतालिक पूछती रही। एल्पा ने कहा, अपना बायां हाथ ज़्यादा हरकत में न लाना, क्योंकि लारा के इस हाथ में नुक्स था, और अपनी बाएं पसलियों पर जख्म का निशान बना लो। सानी ने कहा, वो निशान तो मेरे लिबास में छुपा रहेगा, उसे बनाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है। लारा का मंगेतर बड़ा ज़बरदस्त है, मोहब्बत करने पर आता है तो निशान तक पहुंच जाता है। वो बोली, मेरा नाम सिलवाना है, किसी की मजाल नहीं है कि मुझे हाथ लगाए। अगर वो शराफत से ना रहा तो उसे अपाहिज बनाकर छोड़ दूंगी। एल्पा ने हंसते हुए कहा, जब ऐसा वक्त आता है तो मर्द के सामने एक नहीं चलती। सानी ने भी हंसते हुए कहा, ऐसे कई मर्द आ चुके हैं जिनकी मेरे सामने एक नहीं चली। सिलवाना, तुम खिलाफ फितरत बातें करती हो। आखिर तुम्हारे भी फितरी तकाजे होंगे। बेशक हैं, और वो सिर्फ अपने मर्द के लिए हैं। कौन है वो खुश नसीब? वो सानी सोच में पड़ गई। कोई अपना नहीं था मगर शायद था। वो खला में तकने लगी। निगाहों के सामने कभी पॉल और कभी कार्मन झलक रहा था। वो एक ही शख्स था, लेकिन 2 अशखास के पीछे छुपा हुआ, और जो छुपा हुआ था वो ये उसके जिस्म जान का मालिक था। एल्पा ने पूछा, किस सोच में पड़ गई हो? क्या उसका नाम नहीं बताओगी? वो ख्यालात से चौंक कर बोली, क्या बताऊं? उसका वजूद है मगर वो नज़र नहीं आता। क्या पहेली बुझवा रही हो? तुम इसे पहेली समझोगी, मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी। मेरा महबूब ऐसा ही है, मैं उससे बातें करती हूँ मगर वो नज़र नहीं आता। यूँ कहो वो कोई टेलीपैथी जाने वाला है, ख्याल ख्वानी के जरिए बातें करता है मगर दिखाई नहीं देता।
मेरा वो बड़ा वो है, टेलीपैथी नहीं जानता है। ताज्जुब है कि वजूद है और नज़र नहीं आता, ख्याल ख्वानी भी नहीं जानता। भाई उसका नाम और पता ज़रूर होगा। हाय, नाम होता तो उसे पुकारती, पता होता तो बारात लेकर पहुंच जाती। मुझे तो माफ़ करो, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम्हारे यार और प्यार को समझ सकूं। बेहतर है ना ही समझो और काम की बात करो। काम की बात यह है कि जॉन लंबोर्डा फिर एक बार कामयाब हो गया था और मेजर यार्डले के जरिए गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान पहुंचने लगा था, मगर वो अचानक कत्ल कर दिया गया। लंबोर्डा फिर गोल्डन ब्रेन्स की टीम से बाहर आ गया है। सानी ने कहा, यह अब तक मालूम नहीं हो सका कि कातिल कौन है। मैं यकीन से कहती हूँ कातिल कार्मन है। लंबोर्डा भी यही कहता है। कार्मन ने रूपोश होकर हमारे लिए खतरात पैदा कर दिए। गोल्डन ब्रेन मेजर यार्डले अपनी हमाकत से मारा गया है। सवाल पैदा होता है कि कार्मन को उस पर शुबा कैसे हुआ। वो कमबख्त जब तक छुपा रहेगा हमारे तुम्हारे लिए भी खतरा बना रहेगा। सानी का ख्याल था कि कार्मन अभी तक पॉल के रूप में है। वह जल्द से जल्द उसकी दोस्ती या महबूबियत को आजमाना चाहती थी। आजमाइश के बाद ही वो उससे दोस्ती कर सकती थी, हमेशा के लिए उसे अपना सकती थी। सानी ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही कार्मन से खौफजदा हो। खौफजदा नहीं, मोहतात हूँ। अगर तुम उसे कुछ नहीं समझती हो तो उसके खिलाफ कोई कदम उठाओ। कम अज़ कम ये तो मालूम करो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। उसे चूहे की बिल से बाहर लाने का एक ही तरीका है, और वो रास्ता बहुत पेचीदा होगा। पेचीदा रास्तों से गुजरने वाले ही कामयाब होते हैं। वो रास्ता क्या है? मैं अंकल लंबोर्डा के लिए गोल्डन ब्रेन रॉजर मूस को ट्रैप करूंगी। सिल्वाना, तुम नहीं जानती, रॉजर मूस के बंगले के चारों तरफ सख्त पहरा रहता है। शायद वहाँ कार्मन भी छुप कर रहता हो। उधर कोई जाने की जरूरत नहीं करता है। फिर तो मैं जाऊंगी। क्या कह रही हो? एल्पा ने हैरानी से कहा। ये तो बारूद के ढेर पर बैठकर सिगरेट सुलगाने वाली हमाकत होगी। मैं बारूद को आग लगाने ही अमेरिका से आई हूँ। मुझे रॉजर मूस का पता बताओ। एल्पा उसे पता बताकर उस बंगले में आ गई जिसे 3 घंटे पहले सानी ने छोड़ा था। लंबोर्डा ने एल्पा से कहा, मैं तुम्हारे पास था और सिल्वाना की बातें सुन रहा था। मुझे यकीन है वो गोल्डन ब्रेन रॉजर मूस को ज़रूर ट्रैप करेगी। आपको यकीन कैसे है? वो नफ्सियाती हमला करने वाली है। जो शख्स जितना मुतमईन और बेफिक्र रहता है उतनी ही जल्दी धोखा खाता है। रॉजर मूस को कार्मन की मौजूदगी और मुसल्लह फौजी जवानों के पहरे के बायस इत्मीनान होगा। उसका यही इत्मीनान सिल्वाना की कामयाबी का जामिन होगा। वो कैसी चालें चलेगी ये अली नहीं जानता था, और अली कैसी चालें चलेगा सानी नहीं जानती थी। वह मुजीज़ के रूप में रहकर सानी के करीब रहने के इंतजामात कर रहा था। वो और सानी पिछली रात के जागे हुए थे। दोपहर तक सोते रहे। उन्होंने बेदार होने के बाद अपनी अपनी पनाहगाह में गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया। फिर अली ने लंच करने के दौरान जे मॉर्गन का फ़ोन अटेंड किया। वो कह रहा था, सर मुझे लारा और मुजीज़ की तस्वीरें मिल गई हैं। मैं उनके चोर ख्यालात पढ़ रहा हूँ। अली ने पूछा, वो दोनों कहाँ हैं? लारा न्यूयॉर्क में है और मुजीज़ को भी 15 मिनट पहले एक ख़ास फ्लाइट से मुल्क के बाहर भेज दिया गया है। वो अली को उन दोनों के मुतालिक बता रहा था। दूसरी तरफ सानी ने ख्याल ख्वानी के जरिए लंबोर्डा से पूछा, अंकल मुझे पामेला की तस्वीर मिल सकती है? कौन पामेला? क्या कार्मन की मकतूल बीवी? जी हाँ, और एक ऐसी लड़की भी चाहिए जो कद और जिसामत में पामेला जैसी हो और वैसी तरबियत याफ्ता हो कि पामेला का रोल बखूबी अदा कर सके। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करना चाहती हो। रॉजर मूस अपनी मकतूल बेटी को जिंदा देखकर चौंकेगा, लेकिन वक्ती तौर पर उसे हैरान करके कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं कर सकोगी। आपका ख्याल है वो हमारी चाल को समझ लेंगे? बेशक। रॉजर मूस और कार्मन ने पामेला की लाश देखी है, उसे अपनी आंखों के सामने दफन किया है। वो किसी डमी से धोखा नहीं खाएंगे। अंकल, उन्होंने जिसकी लाश देखी वो पामेला नहीं थी। जिसे उन्होंने दफन किया वो पामेला नहीं थी। जहाँ तक मुझे मालूम है पामेला के जिस्म पर ऐसा मखसूस निशान नहीं है जिससे वह पहचानी जा सके। यानी वो हमारी डमी पामेला को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई नकली पामेला कत्ल की गई थी। वो हमारी डमी पर भी शुबा करेंगे, लेकिन कशमकश में रहेंगे। एक पामेला के वजूद से इनकार नहीं करेंगे। जी हाँ, आप डमी पामेला पर तनवीमी अमल करेंगे ताकि यहूदी ख्याल ख्वानी करने वाले उसके चोर ख्यालात पढ़ें तो पता चले कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गई है। अच्छी बात है, हम ये तदबीर भी आजमाएंगे। मैं पामेला की डमी तैयार कराता हूँ। फ़ोन की घंटी सुनकर सानी ने ख्याल ख्वानी ख़त्म की। फिर रिसीवर उठाकर बोली, हेलो, कौन है? मैं एल्पा बोल रही हूँ। हाँ बोलो, खैरियत है? जे मॉर्गन ने मुझसे रब्ता किया था। इसराइली सुराग रसान बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने इतला दी थी कि एल्पा 3:30 बजे रात को बंगले से बाहर गई थी। क्या जे मॉर्गन पूछ रहा था? हाँ, मैंने इनकार कर दिया। साफ कह दिया किसी ने गलत मुखबरी की है। मैं सुबह 5 बजे तक अपने बंगले में सोती रही थी। तुम्हें इकरार करना चाहिए था कि रात को किसी काम से गई थी। तुमने चश्मदीद हकीकत से इनकार करके किसी जासूस की रिपोर्ट को झुटलाया है। जब मैं मौजूद थी और बंगले के फ़ोन पर जे मॉर्गन से बातें कर रही थी तो मेरी बात सच मानी जाएगी। तुम फिक्र न करो, मैं यहाँ का मामला संभाल लूँगी। एक बात याद रखो, तुमने जिस जासूस को झुटलाया है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। मैं भी उसके पीछे पड़ जाऊँगी। वैसे यह पॉल मुझसे इश्क करने लगा है। क्या तुमसे कोई चक्कर चल गया था? सानी को तस्वीर में पॉल दिखाई दिया। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए मैंने उसे ज़रा फ्री होने का मौका दिया था, क्योंकि उसके दिमाग में जाकर चोर ख्यालात नहीं पड़ सकती थी। तुमने उसे ज़रा नहीं बल्कि ज़्यादा फ्री किया है। वह मुझसे शादी के लिए पूछ रहा था। उस बेचारे को पता नहीं है कि वहाँ मेरी जगह तुम आ गई हो।
अब उसे टाल दो या एक मशगला बनाए रखो। एल्पा ने हंसते हुए राब्ता ख़त्म कर दिया। सानी ने रिसीवर को क्रैडल पर रखकर वहाँ से उठाना चाहा। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। वो उठते उठते बैठ गई। फिर रिसीवर उठाकर बोली, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से अली ने मुजिज़ की आवाज़ और लहजे में कहा, मैं कितनी देर से रिंग कर रहा हूँ, फ़ोन अंगेज मिल रहा था। इतनी लंबी बातें किससे हो रही थीं? तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हारा मंगेतर, तुम्हारा यार दिलदार। क्या हो गया तुम्हें? मेरी आवाज़ नहीं पहचान रही हो? वह संभल कर बोली, ओ मुजिज़, ये तुम हो? दरअसल मैं फ़ोन पर डैडी से नई स्पोर्ट्स कार के लिए झगड़ा कर रही थी। दिमाग पर बोझ था, इसलिए फ़ौरन ही तुम्हें फ़ोन पर ना पहचान सकी। कोई बात नहीं, मैं पहचान बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। वो पीछा छुड़ाने के लिए बोली, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। अभी ना आना। अभी कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? मेरे बगैर कहीं जाती नहीं हो और आज तेवर बदल कर जा रही हो। सच बताओ, क्या तुम मेरी लारा हो? वो जल्दी से बोली, लारा हूँ। लारा नहीं तो और कौन हूँ? ये मेरी कोठी है। मेरी कोठी में कोई दूसरी तुमसे बातें करने कैसे आएगी? अगर तुम ही मेरी लारा हो तो इंतज़ार करो। कोठी में तुम्हारे डैडी नहीं है, हम दोनों तन्हाई में। यानी समझ गई ना? वो नागवारी से बोली, फजूल बातें ना करो। ये फजूल बातें हैं। परसों रात मुझ पर कुर्बान हो रही थी। मैं जाना चाहता था, तुम जाने नहीं देती थी। सुबह तक अपने हुस्न शबाब का असीर बनाकर रखा था। सानी गुस्से से दांत पीस रही थी। वो मैली नज़र से देखने वाले को जहन्नुम में पहुंचा देती थी। आज तक किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था। कुजा ये कि वो उसे लारा समझकर उसकी पारसाई का पोस्टमार्टम कर रहा था। उसने गुस्से से रिसीवर रख दिया। अगर ना रखती तो मुंह में जो गालियाँ थी वो देती चली जाती। अगर वो सामने होता तो उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ डालती। वैसे सामना तो होना ही था। जब लैला बनी हुई थी तो मजनू को दीवानावार आना ही था। वो आधे घंटे बाद आ गया। कोठी के अंदर आते ही सानी को मोहब्बत पाश नज़रों से घूरा और दोनों बाजू फैलाकर बोला, हाय मेरी जान लारा, हम मिलकर बिछड़ते हैं और बिछड़ कर मिलते हैं। देखो फिर मिल रहे हैं, आओ गले लग जाओ। वो तेजी से गले लगने आया। सानी उछलकर एक तरफ हट गई। वो घूमकर उधर आया। वो फिर कतरा कर बोली, खबरदार मुझे हाथ ना लगाना, दूर से बात करो। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या हो गया लारा? मैं कोई गैर नहीं हूँ, कई बार ऐसी ही तन्हाई में। वो तंबी के अंदाज में उंगली उठाकर बोली, शट अप, आगे कुछ ना कहना। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। अगर तुम कहते हो कि हमने पहले गलतियां की हैं तो तुमने की होंगी। मुझ पर कीचड़ उछालोगे तो मुंह तोड़ दूंगी। अली ने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा, क्या कह रही हो? क्या सिर्फ मैंने ही गलतियां की हैं और तुमने नहीं की हैं? क्या ताली कभी एक हाथ से बजती है? मेरी जान, वो रंगीन रातें याद करो जब। खबरदार आगे ना बोलना वरना मैं। उसने एक हाथ मारा। अली बच सकता था लेकिन जानबूझकर मार खाते हुए सोफे पर गिर पड़ा। फिर बोला, ताज्जुब है तो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो जैसे मेरी लारा नहीं हो। हाँ, मैं लारा नहीं हूँ। फिर वह संभल कर बोली, मैं पहले जैसी लारा नहीं रही। मैंने अहद किया है कि शादी से पहले तुम्हें अपने बदन को हाथ लगाने नहीं दूंगी। वह सोफे से उठते हुए बोला, तो ऐसे बोलो ना कि शादी तक मेरे लिए ही रिजर्व रहोगी। ये बात मेरे ही हक में है। इसके लिए अंगारे चबाने और आंधी बनने की क्या ज़रूरत है? आओ दोस्ती कर लो। अली ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो पीछे हटकर बोली, शादी से पहले हमारे हाथ भी नहीं मिलेंगे। वो हंसते हुए बोला, चलो हाथ भी नहीं मिलेंगे। तुम जैसे खुश रहोगी मैं वैसे ही तुम्हें राजी रखूंगा, लेकिन पीछा नहीं छोड़ूंगा। सानी ने दिल में कहा, कमबख्त, वाकई पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं इसके दिमाग में भी नहीं जा सकती। ये स्पोर्ट्समैन है, 400 मीटर की दौड़ लगाने वाला खिलाड़ी। एल्पा बता रही थी कि हसास दिमाग का मालिक है, पराई सोच की लहरों को महसूस करते हुए सांस रोक लेता है। अली ने कहा, आओ समुंदर किनारे चलें। वह मुस्कुराने लगी। अली ने कहा, मुझे मालूम होता है समुंदर के जिक्र पर मुस्कुराती हो, तो मैं यहाँ आते ही समुंदर समुंदर कहता रहता। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे समुंदर का नज़ारा अच्छा लगता है, मैं ज़रूर चलूंगी। पहले हम चाय पी लें, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। वह तबस्सुम की बिजलियाँ गिराती हुई किचन की तरफ चली गई। अली ने दिल में कहा, औरत की गुट्ठी में शर्म और शराफत हो तो वो याददाश्त खोकर भी गुमराह नहीं होती। वो नादान नहीं था, ये समझ रहा था कि सानी उसे अपना महकूम बनाकर रखने के लिए दिमागी कमजोरी में मुब्तला करने के हथकंडे इस्तेमाल करेगी। इसलिए चाय पिलाने से पहले महबूबाना अंदाज में मुस्कुराने लगी थी। वह मुस्कुराती हुई चाय की 2 प्यालियां लेकर आई। एक प्याली उसके सामने सेंटर टेबल पर रखी, दूसरी प्याली अपने सामने रख ली। अली ने कहा, तुम्हें जहमत तो होगी, मुझे प्यास लगी है, ज़रा पानी पिला दो। वो पानी लाने के लिए फ्रिज की तरफ गई। उसे लारा का मंगेतर मुजिज़ समझ रही थी, इसलिए यह शुबा नहीं कर सकती थी कि मुजिज़ उस पर किसी किस्म का शुबा करेगा और कोई चालाकी दिखाएगा। वो एक गिलास में पानी लेकर आई। उसने गिलास लेकर चंद घोंट हलक से उतारे, फिर कहा, तुमने ठंडा पानी पिलाकर कलेजा ठंडा कर दिया है, अब क्या गर्म चाय पिलाकर गर्मी में मोहब्बत पैदा करोगी? वो प्याली उठाकर उसके हाथ में देते हुए बोली, बातें ना बनाओ, हमें बाहर जाना है, जल्दी पियो और चलो। अली ने वो प्याली ले ली। सानी दूसरी प्याली उठाकर अपने होंठों से लगाने लगी। अली ने आहिस्तगी से कहा, मैंने प्याली बदल दी है। क्या? उसने चौंक कर पूछा। वो बोला, इसमें चौंकने की क्या बात है, मैंने प्याली बदल दी है। सानी ने इतनी तेजी से प्याली को एक तरफ फेंका जैसे बिच्छू हाथ में आ गया हो। फिर घूर कर बोली, तुमने प्यालियां क्यों बदली? अली ने पूछा, तुम्हें एतराज़ क्यों है? एतराज़ इसलिए है कि तुमने चाय में कुछ मिलाकर प्यालियां तब्दील की हैं। अगर मैं कुछ मिलाता तो तुम्हें पीने से पहले आगाह ना करता। उसने सोचती हुई नज़रों से अली को देखा। वो बोला, सोचो कि तुम्हें अपने फ्रॉड का एतराफ़ करना चाहिए या नहीं। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तुमने चाय कालीन पर गिरा दी है।
अब मैं कल इनको किसी लेबोरेटरी में ले जाकर साबित नहीं कर सकूंगा कि चाय में कुछ मिलाया गया था। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? इसलिए कि जिस चाय में तुमने कुछ मिलाया था वो चाय नहीं फेंकी गई है। यह चाय मेरे पास ही है, मैंने प्याली नहीं बदली थी। उसने चौंक कर अली के पास रखी हुई प्याली को देखा। वो बोला, मुझे यकीन है मेरी फरमाइश के बावजूद तुम इस प्याली को मुंह नहीं लगाओगी और ना ही मैं तुम्हें मुंह लगाने दूंगा। वो गुमसुम सी होकर उसे देख रही थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी जरा रसां दवा के असर से तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो और दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले तुम्हें सिलवाना की हैसियत से पहचान लें। वह फ़ौरन ही उछलकर खड़ी हो गई, फिर गुर्राती हुई बोली, कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसने तुम्हें यह चाय धोखे से नहीं पिलाई, तुम्हें दुश्मनों की मामूला और ताबेदार बनने वाली कमज़ोरी से बचाया। मुझसे ना पूछो मैं कौन हूँ, अपने दिल से पूछो, वो कहेगा मैं तेरा दीवाना हूँ, कभी भंवरा, कभी आशिक, कभी परवाना हूँ। तुम मेरी गुमशुदा ज़िंदगी की किताब से निकली हो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के गुमशुदा औराक से निकल कर आया हूँ। उसकी गुर्राहट, उसका गुस्सा यकलख्त ख़त्म हो गया। वो खुश होकर बोली, तुम पॉल हो? नहीं, कार्मन हो। तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ निकाला, खुदा की कसम। अब मेरा दिल गवाही देता है कि तुम अज़ल से मेरे हो और अब तक मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। वो शाखे गुल की तरह ज़रा खम खाकर आगे बढ़ी, फिर उसके गले का हार बनकर हार गई। रूसी सियासत जवाल पजीर थी। उसके ज़ेरे असर और महकूम रहने वाले कितने ही ममालिक आज़ाद होते जा रहे थे। बज़ाहिर यूं दिखाई दे रहा था कि रूस की हड्डियां टूट रही हैं और इतने छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं कि उसका वजूद मिटता जा रहा है। कोई वक्त आता है कि रूस तारीख का एक गुमशुदा बाब बनकर रह जाएगा। वैसे यह हकीकत नहीं, यह फितरी अमर है कि फना होने वाला अपनी बका की जंग लड़ता रहता है। दुनिया के नक्शे में सबसे ज़्यादा रकबा पर फैला हुआ मुल्क आसानी से नाबूद नहीं किया जा सकता। मास्क मैन की भी यही कोशिश थी कि तमाम नौ आज़ाद ममालिक मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी लिहाज से उसके ज़ेर असर रहें और किसी न किसी पहलू से इन ममालिक को कमज़ोर बनाकर रखा जाए। उसने अपने टेलीपैथी जानने वाले इवान रास्को को दुनिया वालों से और ख़ुसूसन हमसे छुपा रखा था, क्योंकि हम माजी में उसके टेलीपैथी जानने वालों को या तो कत्ल कर चुके थे या अगवा करके ले आए थे। इस बार उसने इवान रास्को को गोशे गुमनामी में रखा था। हमें इसकी कोई खबर नहीं थी और ना ही उधर से हमें कोई शिकायत पैदा हो रही थी। इसलिए हमने इवान रास्को, मास्क मैन और उसके मुल्क को नज़रअंदाज किया हुआ था। अब उसके पर निकल रहे थे। उसके पास टेलीपैथी का ही एक हथियार ऐसा रह गया था जिसके ज़रिए वह छोटे बड़े ममालिक के खुफिया मामलात को समझ सकता था और इन मालूमात के ज़रिए वो उन ममालिक पर अपना असर कायम रख सकता था। उसने इवान रास्को के मुतल्लिक यही फैसला किया था कि उसे मंजरेआम पर आने नहीं देगा, पहले की तरह गुमनाम रखकर उससे काम लेता रहेगा। इवान रास्को एक शानदार महल में रहता था। उसे हर तरह का ऐशो आराम हासिल था। मास्क मैन उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, सिर्फ औरत और शराब को हाथ लगाने नहीं देता था। महल के अंदर और बाहर किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। इतना सख्त पहरा रहता था कि कोई परिंदा उड़ता हुआ आए तो उसे इसलिए गोली मारी जाती थी कि वो कबूतर की तरह प्यांबर ना हो। महल के चारों तरफ खूंखार कुत्तों के पिंजरे बने हुए थे। वो तमाम कुत्ते इवान रास्को की बू पहचानते थे। वो महल के बाहर कदम रखता तो सभी जुनून में भौंकते, जैसे आनी सलाखें तोड़कर उस पर झपटना और उसकी बोटी बोटी कर देना चाहते थे। वो इस कदर दहशतज़दा रहता था कि महल से बाहर कदम नहीं रखता था। फसील की दीवारों पर मुसल्लह फौजी जवान हम वक्त चौकस रहते थे। रात को कोई छुप कर इस फसील के करीब नहीं आ सकता था। सर्च लाइट्स की गर्दिश करती हुई रोशनियां उसे उजागर कर देती थीं। महल में दाखिल होने वाले रास्तों में ऐसा खुफिया बिजली का निज़ाम था कि वहां कदम रखने वाला बिजली के झटके खाकर फना हो जाता। इवान रास्को को खुली फिजा में सांस लेने के लिए सिर्फ छत पर जाने की इजाज़त थी। वो इन हालात में खिदमात इंजाम दे रहा था। उसने एक बार बगावत की थी और कहा था, मुझे हब से बेजा में रखा जाएगा तो मैं ख्यालख्वानी नहीं करूंगा। मास्क मैन ने उसे कॉल कोठरी में फेंकवा दिया और कहा, महल में फिर भी ताज़ा हवा मिलती थी, यहाँ तारीकी और आलूदगी में अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करो। वहाँ काल कोठरी में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू थी। तापफन से दिमाग फटने लगा। ख्यालख्वानी के जरिए किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकता था। ये नहीं जानता था कि वो काल कोठरी कहाँ है। उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर लाया गया था। ये भी समझ रहा था वहाँ मजीद चंद घंटे रहेगा तो ख्यालख्वानी के काबिल नहीं रहेगा, बल्कि दिमागी तवाज़न से महरूम हो जाएगा। उसने ख्यालख्वानी के जरिए मास्क मैन से मुआफ़ी मांगी तो फिर उसे महल में वापस पहुँचा दिया गया। ये बात उसकी खोपड़ी में नक्श कर दी गई कि तुम्हारी टेलीपैथी मुल्क रूस के काम नहीं आएगी तो फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे। कोई दूसरा मुल्क तुमसे फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। फिर जिसे मदद के लिए बुलाओगे वो इस इलाके में ही दाखिल नहीं हो सकेगा जहाँ वो महल है। और वहाँ की जानलेवा इंतजामात से ज़ाहिर था कि इस महल में कोई जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। इवान रास्को टीवी स्क्रीन पर एशिया, यूरोप और अमेरिका के सरबराहान की चलती फिरती तस्वीरें देखता था, उनके बयानात और इंटरव्यू सुनता था। फिर उनके दिमागों में पहुंचकर उनके अंदर का तमाम खुफिया कच्चा चट्ठा मास्क मैन को सुना देता। वो इस महल में बैठा बैठा हर मुल्क के फौजी अफसरान तक पहुंच जाता। आलमी मालियाती इदारों, फौजी राजों और आलमी सुरागरसां एजेंसियों का एक एक राज ले आता। मास्क मैन उसे रुपोश रखकर काम करा रहा था और खुश था, लेकिन मुतमईन नहीं था, क्योंकि फिर से बड़ी सियासी बाजी खेलने के लिए उसे बड़े मुल्कों के बड़े अहम राज और उनकी कमजोरियां मालूम हो रही थी। लेकिन इन मुल्कों को अपने दबाव में लाने के लिए और अपने तौर पर नित नई चालें चलने के लिए कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला मातियत नहीं था।
वो इवान रास्का को अमली मैदान में लाना नहीं चाहता था। उसे हमेशा आहनी पर्दों में छुपा कर रखने का इरादा था। लिहाजा अब इस नतीजे पर पहुंचा था कि कुछ ऐसे टेलीपैथी जानने वाले मातियत चाहिए जो दूसरे ममालिक के टेलीपैथी जानने वालों के मुकाबले में मंजर-ए-आम पर आकर अपने कारनामों से मतलूबा ममालिक में हलचल पैदा कर सकें और वहां से रूसी मुफादात हासिल करने का सिलसिला जारी रख सकें। इस मकसद के लिए मास्कमैन ने कहा, रास्का, तुम इस दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों के रिकॉर्ड पढ़ चुके हो। तुम्हें यह भी मालूम है कि उनमें से कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। उनमें ऐसे भी हैं जो अपने ही मुल्कों में कैदी बनाकर रखे गए हैं। वो बोला, जैसा कि मैं यहाँ नज़रबंद रखा गया हूँ। हाँ, शुक्र करो इसीलिए अब तक जिंदा हो, वरना मंजर-ए-आम पर आने वालों में सिर्फ एक फरहाद है जो लंबी उम्र गुजार रहा है। तुम इस महल से बाहर जाओगे तो हर मुल्क, हर शहर, हर रास्ते, हर गली में मौत तुम्हारे साथ साथ चलेगी। मौत तो इस महल में भी एक दिन आएगी, लेकिन वो तबई मौत होगी। कोई दुश्मन यहाँ तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। वैसे बाहर की दुनिया में जाने के लिए बेचैन हो तो आज़ादी का एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? 2 टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप करके मॉस्को ले आओ। इसके इनाम में तुम्हें मुल्क से बाहर जाने की आज़ादी दी जाएगी। किसी टेलीपैथी जाने वाले को ट्रैप करना इसलिए मुश्किल होता है कि वो योगा का भी माहिर होता है। वो मुझे दिमाग में आने नहीं देगा। जब दिमागी राब्ता नहीं होगा तो काम की बात भी नहीं हो सकेगी। इंसानी जहानत के आगे कोई काम नामुमकिन नहीं रहता। तुम तमाम टेलीपैथी जानने वालों की रिकॉर्ड फाइल में उनकी तस्वीरें देखो। बारी बारी हर तस्वीर की आंखों में झांक कर उसके दिमाग में जाओ। वो सांस रोके तो वापस आ जाओ। कोड वर्ड्स पूछे तो जवाब ना दो। ये कभी मालूम ना होने दो कि तुम इवान रास्का हो और तुम्हारा ताल्लुक मास्कमैन से है। इस तरह ख्यालख्वानी करने का फ़ायदा क्या होगा? कभी कोई टेलीपैथी जानने वाला बीमार हो जाता है या हादसा में ज़ख्मी हो जाता है। ऐसे अफराद के दिमागों में तुम बेरोक टोक पहुंचोगे और ऐसे किसी फर्द को ट्रैप करना, उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाना निहायत आसान होता है। उसने मास्कमैन के हुक्म की तामील की, फिर एक तस्वीर की आंखों में देखा, ख्यालख्वानी की परवाज़ की, फिर वापस आ गया। मास्कमैन ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैं सुपर मास्टर और जॉन लम्बोर्डा की एक टेलीपैथी जानने वाली राइमा जान के पास जाना चाहता था। वो मर चुकी है। उसने फिर ख्यालख्वानी की परवाज़ की और हर ख्यालख्वानी की परवाज़ के बाद कहने लगा, लम्बोर्डा ने सांस रोक ली है। फ्रेजर और पास्को रूट भी मर चुके हैं। इस मुल्क की सबसे खतरनाक ख्यालख्वानी करने वाली मरीना डिफोंजा ने सांस रोक ली थी। उसके सांस रोकने तक इतना मालूम हो गया कि पारस की वो महबूबा तिब्बत के कलामा मंदिर में है। मास्कमैन ने कहा, काश मरीना मुझे मिल जाती। वो बहुत ज़हीन और तेज़ तरार है। मैं हैरान हूँ कि वो तिब्बत के किसी बुद्ध मंदिर में क्या कर रही है। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता होने पर कहा, ज़हीन और तजुर्बाकार, सुराग रसानों और योगा जानने वाले दलेर जवानों की एक टीम बनाओ। 12 अफराद पर मुश्तमिल ये टीम एक अहम लड़की को तलाश करने तिब्बत जाएगी। आज शाम 5 बजे के इजलास में उस लड़की के मुतल्लिक अहम गुफ्तगू होगी। उसने रिसीवर रख दिया। फिर इवान रास्का से पूछा कि अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले इतने ही हैं और वो सब पॉल हॉपकिन, टीटू संताना, जोरा जोरी और जूडी नॉर्मन कहाँ हैं? एक शिल्पा नामी औरत भी थी। ये सब फना की आगोश में है, या हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के ब्रेन वॉश किए गए हों। काफ़ी तवील अरसा गुजर चुका है, हमने कभी उनके मुतल्लिक मालूमात नहीं रखी। इस अरसे में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। मास्कमैन ने कहा, बेशक उनके पास ट्रांसफार्मर मशीन है। हो सकता है उन्होंने कुछ नए ख्यालख्वानी करने वाले पैदा किए हों। इवान रास्का फिर ख्यालख्वानी करने लगा और रिपोर्ट सुनाने लगा। इस बार वो इसराइली ख्यालख्वानी करने वालों के पास गया था। एल्पा, जे मॉर्गन और हैरी हॉगन ने सांसें रोक ली थी। उससे पूछा था कि वो कौन है, लेकिन उसने अपनी आवाज़ नहीं सुनाई। चुपचाप वापस आ गया। फिर उसने मास्कमैन से कहा, आपकी ये तदबीर कामयाब हो रही है। मुझे कि यहूदी टेलीपैथी जानने वाले जनरल पार्किन के दिमाग में जगह मिल गई है। मास्कमैन ने खुश होकर कहा, देखो, इतनी मायूसियों के बाद एक कामयाबी हासिल हो रही है। अभी इसी लम्हे जाकर उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाओ। मैं जब तक जनरल पार्किन का रिकॉर्ड पढ़ता रहूँगा। वह जनरल पार्किन की फाइल खोलकर पढ़ने लगा। ये वही जनरल पार्किन था जो चंद माह पहले इसराइली हुकाम से बागी हो गया था और अली ने उसकी बगावत का इंकशाफ करके उसे गिरफ्तार कराया था। गोल्डन ब्रेन्स के फैसले के मुताबिक जनरल पार्किन को पहले एक फौजी किले में नज़रबंद रखा गया, फिर तनवीमी अमल के जरिए उसका ब्रेन वॉश किया गया। चूंकि वो काफ़ी अरसे तक बीमार रहा था, इसलिए ब्रेन वॉश कई माह बाद हुआ। अब इवान रास्का उसके दिमाग में आया तो वह एक फ़ौजी अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था और उसे खबर नहीं थी कि उसके चोर ख्यालात पढ़ने वाला कोई आया हुआ है। उसके ख्यालात से पहली बात यह मालूम हुई कि गोल्डन ब्रेन्स अपने ख्यालख्वानी करने वालों को एक दूसरे से दूर रखते हैं। कोई अहम ज़रूरत हो तो जे मॉर्गन पर एतमाद करते हैं और उसे अपने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों के दिमागों में जाने की इजाज़त देते हैं। दूसरी बात यह कि इस असूल के मुताबिक अब तक कोई यहूदी ख्यालख्वानी करने वाला जनरल पार्किन के दिमाग में नहीं आया था। एक हैप्नोटिज्म के माहिर ने पार्किन पर तनवीमी अमल करके उसका ब्रेन वॉश किया था। गोया उसे सबसे छुपा कर रखने के फैसले पर अमल किया जा रहा था। जब उस पर तनवीमी अमल हुआ तब उसने मकारी से काम लिया। एक नन्ही सी कील अपनी पुश्त के नीचे छुपा ली ताकि वह चुपती रहे और वह आमिल के ट्रांस में न आए। फिर यही हुआ। वह हिप्नोटाइज करने वाला बहुत ही माहिर और तजुर्बाकार आमिल था। बड़ी महारत से किसी को अपना मुतियो फरमा बरदार बना लेता था और उसके जहन से पिछली तमाम बातें भुला देता था। लेकिन वो जनरल पार्किन से धोखा खा गया। यही समझता रहा कि पार्किन सहरज़दा हो गया है।
और उसका मामूल बनकर सवालों के सही जवाबात दे रहा है और अमल के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की पिछली बातें भूलता जा रहा है। अगर उस हिप्नोटाइज करने वाले की जगह कोई टेलीपैथी जाने वाला जे मॉर्गन या अल्पा उस पर अमल करती तो अमल के दौरान उसके दिमाग में रहने से ये इंकशाफ हो जाता कि उसकी पुश्त के नीचे बिस्तर पर रखी हुई कील चुभ रही है। वो मामूल नहीं बन रहा है, फ़रेब दे रहा है। दूसरी सुबह अमिल ने और दो गोल्डन ब्रेन्स ने उससे सवालात किए। एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं इसराइली फ़ौज का एक जनरल हूँ, अपने मुतल्लिक कुछ बताओ। मैं लबनान की जंग में ज़ख्मी हो गया था, मेरी याददाश्त गुम हो गई है। बस इतना याद है कि मैं यहूदी और मुहिब वतन हूँ और टेलीपैथी के ज़रिए अपने मुल्क इसराइल के काम आता रहूँगा। दोनों गोल्डन ब्रेन्स मुतमईन हो गए। उन्होंने बाकी गोल्डन ब्रेन से रब्ता करके कहा, जनरल पार्किन के दिमाग से बगावत ख़त्म कर दी गई है। ये तनवीमी अमल किसी हद तक कामयाब रहा है या इसमें क्या खामियां रह गई हैं? ये चेकिंग जे मॉर्गन से उस वक्त कराई जाएगी जब पार्किन को फिर से अमली मैदान में लाया जाएगा। उसे बिस्तर अलालत पर सेहतियाब होने तक छोड़ दिया गया। अब जबकि वो सेहतियाब हो रहा था तो ऐसे में ईवान रास्का उसके अंदर पहुंच गया था। उसने उसी रात जनरल पार्किन के ख्वाबीदा दिमाग पर अमल किया। इस बार वो कोई मकारी न दिखा सका क्योंकि उसे खबर नहीं थी कि रास्का उसके दिमाग में आने लगा है। फिर ख्वाबीदा दिमाग तो गफलत में ही गिरफ्तार होता है। वह अनजाने में रास्का का मामूल बन गया। रास्का ने उसे हर पहलू से गिरफ्त में लेकर ये बातें नक्श कर दी कि वो गोल्डन ब्रेन्स के आमिल के मुताबिक खुद को जेरी सैमसन जाहिर करेगा। कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला जहन में आएगा तो वो सांस रोक लेगा। गोल्डन ब्रेन्स के हुक्म से कोई ख्याल ख्वानी करने वाला दिमाग में आए तो तमाम चोर ख्यालात लॉक हो जाएंगे। उसका जहन यही कहेगा कि वो यहूदी और मुहिब वतन है। अगर इस पर दोबारा तनवीमी अमल किया जाएगा तो वो सिर्फ 12 घंटों के लिए उस आमिल का मामूल और ताबेदार रहेगा। इसके बाद उस अमल का असर ज़ायल हो जाएगा। फिर वो बदस्तूर ईवान रास्का का मामूल और ताबेदार बनकर रहेगा। फिर रास्का ने उसके जहन में ये नक्श किया कि वो मौके की ताक में रहेगा। जैसे ही हालात मुवाफिक होंगे वो इसराइल से निकलकर रूस चला जाएगा। उसे पूरी तरह अपना वफादार बनाने के बाद रास्का ने मास्क मैन को यह खुशखबरी सुनाई। वो खुश होकर बोला, हमें आज तुम्हारी टेलीपैथी का सबसे बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ है। हमें एक नया ख्याल ख्वानी करने वाला मिल रहा है। मिल नहीं रहा है बल्कि मिल चुका है। मैं उसे हुकूमत रूस का वफादार बना चुका हूँ। तुमने बहुत बड़ा कमाल किया है। आप अपने वादे पर कायम रहें। जब मैं किसी दूसरे टेलीपैथी जाने वाले को भी ट्रैप करके यहाँ ले आऊँगा तो आप मुझे रूस की सरहद से बाहर जाने देंगे। मैं अपने वादे पर कायम रहूँगा। तुम्हें भरपूर आज़ादी मिलेगी। ये फ़ाइल देखो, नीचे दबी हुई थी, तुम्हारी नज़रों में नहीं आई। ये किसकी फ़ाइल है? इनमें उन तुलबा और तालिबात की मालूमात है जो अमेरिका की एक फ़ौजी छावनी में तरबियत हासिल कर रहे हैं। शायद उनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है और उन्हें ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म दिया गया है। रास्का ने फ़ाइल खोलकर देखा। सबसे पहले जॉन लम्बोर्डा की बेटी कानुवाना की तस्वीर और उसकी रिपोर्ट थी। दूसरे सफ़ा पर सिल्वाना यानी सानी की तस्वीर और रिपोर्ट थी। रास्का ने तस्वीर देखकर कहा, बेहद हसीन और पुरकशिश है। इसकी आंखों से पता चलता है कि इंतहाई ज़हीन और इंतहाई ख़तरनाक है। वो उसकी आंखों में झांकता और ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ सानी के दिमाग में पहुंचा। उसने सांस रोक ली। वो वापस आकर बोला, यहाँ दाल नहीं गलेगी। मास्क मैन ने कहा, टेलीपैथी जाने वाली जवान लड़कियां ना हो तो बेहतर होगा। हम एक बार जोजो को और दूसरी बार एल्पा को यहाँ लेकर आए। दोनों लड़कियां हमें धोखा देकर चली गईं। तुम किसी जवान मर्द को ट्रैप करो। इस फाइल के तीसरे और चौथे सफ़ात पर मोनारो और टालबोट की तस्वीरें थीं। रास्का को उनके दिमागों में भी जगह नहीं मिली। उसने कहा, यह जॉन लम्बोर्डा की बेटी रह गई है। आप टेलीपैथी जाने वाली लड़की नहीं चाहते, इसलिए ये फ़ाइल वापस रखें। मास्क मैन ने कहा, ठीक है कि मैं लड़कियों से बेजार हूँ, लेकिन ये लम्बोर्डा की बेटी है, इसकी एक अलग अहमियत है। रास्का ने फ़ाइल लेकर मिस कानुवाना लम्बोर्डा की तस्वीर देखी। फिर उसकी आंखों में झांकते हुए आसानी से दिमाग में पहुंच गया। उसकी सोच ने बताया कि वो 2 साल तक ट्रेनिंग हासिल करते रहने के बावजूद इम्तिहानात में नाकाम रही है और ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के सिलसिले में नाअहल करार दी गई है। उसके साथ ट्रेनिंग हासिल करने वाली सिल्वाना, मोनारो और टालबोट कामयाब होकर टेलीपैथी का इल्म हासिल कर चुके हैं। कानुवाना किसी काम की नहीं थी, लेकिन उसके ख्यालात के जरिए इंकशाफ हुआ कि बीजी थर्माल नामी एक टेलीपैथी जाने वाला शख्स है जिससे अभी एक दिन पहले कानुवाना की शादी हुई है। जॉन लम्बोर्डा ने थर्माल को टेलीपैथी का इल्म देकर बड़ी राजदारी से छुपा रखा था, लेकिन एक बार फरहाद की गिरफ्त में आकर बच निकला था। लम्बोर्डा ने थर्माल को ताकीद की थी कि वो कभी टेलीपैथी का मुजाहरा कहीं नहीं करेगा और उसकी बेटी के साथ गुमनाम रहकर इस दवाजी घरेलू जिंदगी गुजारता रहेगा। वो बड़ी सआदतमंदी से अपने ससुर लम्बोर्डा के हुक्म की तामील कर रहा था। रास्का ने मास्क मैन से कहा, मुबारक हो, एक और टेलीपैथी जाने वाला हाथ लग रहा है। क्या वाकई? जी हाँ। जॉन लम्बोर्डा ने अपने टेलीपैथी जाने वाले दामाद को बड़े राज में रखा था, इसीलिए वो कभी हमारी नज़रों में नहीं आया। उसकी बेटी के दिमाग में जाते ही ये ज़बरदस्त इंकशाफ हुआ है। तुम उसे कैसे ट्रैप करोगे? ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं कानुवाना के ज़रिए नहायत सहूलत और आराम से थर्माल को कमज़ोरी में मुब्तला करूँगा, फिर उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लूँगा। मास्क मैन ने खुश होकर कहा, आज से हमारी खुशबख्ती शुरू हो रही है। रास्का, तुम सही मायनों में टेलीपैथी को इस्तेमाल कर रहे हो। सर, आप अमेरिका और इसराइल में अपने सुराग रसानों को अलर्ट कर दें। वह थर्माल और पार्किन को यहाँ आने के सिलसिले में मदद बाहम पहुँचाएंगे। सारे इंतजामात हो जाएंगे, तुम बेफिक्र हो। मैं जा रहा हूँ। तुम थर्माल को हमारा ताबेदार बनाते ही मुझे खुशखबरी सुनाओ।
वो ईवान रास्का के महल से निकलकर एक बुलेट प्रूफ कार में बैठा और अपनी सरकारी रिहाइशगाह की तरफ जाने लगा। शाम के 5 बजने वाले थे। उसकी रिहाइशगाह में फौज के चंद आला अफसरान और 12 ऐसे अफराद हाजिर हो गए थे जो एक टीम की सूरत में तिब्बत जाने वाले थे। जब वो मीटिंग रूम में पहुंचा तो सब उठकर खड़े हो गए। उसने सभी से मुसाफिया किया। फौजी अफसरान अपनी अपनी जगह बैठ गए। बाकी 12 अफराद खड़े रहे। एक फौजी अफसर ने उसे कहा, सर, हम तमाम अफसरान ने मुतफिका इंतखाबात के जरिए इन 12 अफराद को मौजूदा मिशन का अहल करार दिया है। मास्क मैन ने उन 12 अफराद को देखा। उनमें से 8 अदद तगड़े जवान थे, बाकी 4 अधेड़ उम्र के सरागरसां थे। एक और अफसर ने कहा, सर, अगरचे ये 4 उम्र में कुछ ज़्यादा हैं लेकिन सेहतमंद हैं, बलाके ज़हीन और शिकार की बू सूंघने वाले जासूस हैं। ये 2 बार तिब्बत के मुख्तलिफ मिशन पर जा चुके हैं। एक अफसर ने कहा, ये 8 नौजवान योगा के माहिर हैं, तिब्बत की मुकामी ज़ुबान समझते और बोलते हैं, बेहद ख़तरनाक फाइटर्स हैं। एक बार जंग शुरू हो जाए तो मुखालफिन को हलाक किए बगैर या पाहज किए बगैर लड़ाई ख़त्म नहीं करते। मास्क मैन ने अपनी कुर्सी की तरफ आते हुए कहा, मुझे भी ये 12 अफराद पसंद आ रहे हैं। लेकिन वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। फिर बोला, लेकिन पहले ये सुन लो कि मिशन क्या है। मैंने फ़ोन पर इतना ही कहा था कि तिब्बत में एक अहम लड़की को तलाश करना है। अब बता रहा हूँ कि उस लड़की का नाम मरीना डिफोंजा है और वो टेलीपैथी जानती है। एक अफसर ने कहा, टेलीपैथी जानने वाली लड़कियाँ हमारे मुल्क के लिए बदबख्ती की अलामत बन गई हैं। मास्क मैन ने कहा, मैं बदबख्ती को नहीं मानता, लेकिन ये आजमाई हुई हकीकत है। हम टेलीपैथी जानने वाली जोजो और एल्पा से धोखा खा चुके हैं। मैं खुद लड़कियों को नापसंद करता हूँ, लेकिन मरीना के मामले में अपनी राय बदल रहा हूँ। सर, कोई ख़ास बात है? आप लोग मरीना के मुतल्लिक नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ। वो गैर मामूली जहानत की हामिल है। ऐसी चालाक और तेज़ तर्रार है कि उसने एक तरफ सुपर मास्टर को और दूसरी तरफ फरहाद की फैमिली को कुछ अरसा तक नचा कर रख दिया था। वो मरीना के मुतल्लिक बता रहा था, लेकिन वो भी इस लड़की के मुकम्मल हालात नहीं जानता था। उसे इतना ही मालूम था कि मरीना अपनी जहानत और हाजिर दिमागी से तमाम अमरीकन ख्यालख्वानी करने वालों पर हावी हो गई थी। दूसरी तरफ पारस की महबूबा बन गई थी। मैंने मरीना को बेटी कहा था, उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। सुपर मास्टर से जितने टेलीपैथी जानने वाले छीन लिए थे वो सब मरीना को लौटा दिए थे ताकि वो हम पर भरपूर एतमाद करे और हमारी टीम में रहे। उसने कस्में खाकर अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाया था और इसमें शुबा नहीं कि वो पारस को दिलो जान से चाहती थी, मगर उसके अंदर बेएतमादी थी। उसे भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर एक ऐसी बात हुई जिसने हमें उससे बदजन कर दिया। बात यह थी कि एक टेलीपैथी जानने वाला वार्नर हैग जजीरा पटोया में रहता था और एक मुसलमान लड़की हमायला से मोहब्बत करता था। उसने हमायला से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात मरीना को बुरी लग गई। उसने पारस से कहा, तुम भी मुझसे शादी करने के लिए ईसाईयत कबूल कर लो। पारस ने समझाया कि अपने अपने दिल और मजाज की बात है। एक मजहब छोड़कर दूसरा मजहब कबूल कर लेने से आदमी ईसाई मुसलमान नहीं हो जाता। किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने के लिए दिल में अकीदे का मुस्तहकम रहना लाजमी है। पारस ने कहा, जब मेरे दिल में इस्लाम मुस्तहकम है तो अपनी ज़िद से ईसाई बनने को ना कहो। मजहब जबर से नहीं, दिल की रज़ा से कायम रहता है। मरीना ने इधर से नाकाम होकर उस मुसलमान लड़की हमायला को सजा दी। उसके और वार्नर हैग के दिमागों में जल्जला पैदा किया ताकि वार्नर इस्लाम से फिर ईसाईयत की तरफ आए और हमायला वार्नर को छोड़कर आइंदा किसी को मुसलमान बनाने से तौबा कर ले। इस बात ने मुझे मजबूर किया कि मैं मरीना को सजा दूं। पहले तो मैंने वार्नर हैग और हमायला को उसके इंतकाम से बचाकर दोनों को उसकी ख्याल ख्वानी के जुल्म से बहुत दूर भेज दिया। फिर मैंने उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपनी मामूला बना लिया। तब उसका गुरूर टूट गया। तब उसने तस्लीम किया कि वो ताकत के गुरूर में गुमराह हो गई थी। अब वो मुझे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकेगी। इसका एक ही रास्ता है कि वो जिंदा रहे, लेकिन दुनिया वालों से मुंह मोड़ ले। दोस्ती और दुश्मनी के तमाम रास्ते छोड़कर खुदा की खुशनुदी का रास्ता इख्तियार करे। मैं बाद में वक्तन फ़वक्तन उसके दिमाग में जाता था और मालूम करता था कि वो खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर रही है। उसने एक लंबा सफ़र शुरू किया था। मुख्तलिफ मुल्कों में भटकती हुई तिब्बत के शहर लासा पहुंच गई थी। वहाँ एक बूढ़े बुद्ध बख्शू से मन की शांति और आत्मा की शक्ति का दरस लेने लगी और इसके लिए मुख्तलिफ अमली मशकों से गुजरने लगी। यह ऐसा बोर कर देने वाला अमल था कि मैं बेजार हो गया। मरीना के दिमाग में जाना छोड़ दिया। दूसरे मामलात में मसरूफियात इतनी बढ़ गईं कि फिर कभी मरीना के पास जाने का ख्याल न आया। मास्क मैन इतनी तफसील से मरीना के हालात नहीं जानता था। वो अपनी मालूमात के मुताबिक फ़ौजी अफसरान और 12 अफराद को बता रहा था कि जो लड़की अमेरिका को और फरहाद को चक्कर दे सकती है वो हमारे काबू में आ जाए तो हम उसका ब्रेन वॉश करके इस बार उसे जोजो और एल्पा की तरह आज़ाद नहीं छोड़ेंगे। उसे ईवान रास्का की तरह कैदी बनाकर रखेंगे। एक जासूस ने कहा, सर, मैं कुछ पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है, ज़रूर पूछो। सर, तिब्बत जाकर मरीना को किसी बुद्ध मंदिर में तलाश करना है। माना कि वो गैर मामूली सलाहियतें रखने वाली लड़की है, फिर भी किसी कदर गैर मामूली है। क्या हम 2-4 मर्द उसे गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे? क्या हम उसके टेलीपैथी वाले दिमाग को कमज़ोर बनाकर यहाँ नहीं ला सकेंगे? एक और जासूस ने सवाल किया, क्या मरीना तन्हा नहीं है? उसके साथ बॉडीगार्ड्स रहते हैं? मास्क मैन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो शायद वहाँ तन्हा है। उसे धोखे से असाबी कमज़ोरी में मुब्तला करोगे तो हमारे ईवान रास्का उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर आसानी से उसे यहाँ बुलाएगा। लेकिन 2 बातें खटक रही हैं।
सभी मास्क मैन को सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो बोला, हमने पहले जोजो को अगवा किया, वो पारस की बीवी थी। फिर एल्पा को अगवा किया, वो पारस की महबूबा थी। अब जिस मरीना को लाने जा रहे हैं वो भी पारस की दीवानी है। पारस की कोई चीज़ हमारी मुट्ठी में नहीं रह सकी। ये तीसरी जो हाथ आने वाली है, इसके पीछे जो मुसीबतें आएंगी उस पर हमें पहले से गौर करना चाहिए। एक अफसर ने पूछा, दूसरी कौन सी बात खटक रही है? मास्क मैन ने जवाब दिया, तिब्बत हमसे दूर है लेकिन पारस के नज़दीक है। मौजूदा इतलात के मुताबिक वो दोनों बाप बेटे पाकिस्तान में हैं। अगर वह अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की तरफ आएंगे तो तिब्बत और करीब हो जाएगा। क्या पारस को मालूम है कि मरीना तिब्बत में है? ये अभी मालूम नहीं हुआ, लेकिन मरीना की तवील रूपोशी से अंदाज़ा होता है कि वो एक दूसरे से बिछड़ गई हैं। ये अच्छी बात है कि पारस तिब्बत में मरीना की मौजूदगी से बेखबर है। अगर किसी वजह से वहाँ पहुँच भी जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसे ढूंढ निकाले, तब तक हम उसे ले आएंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन एक और अहम बात है जो पारस के रिकॉर्ड में दर्ज होने वाली है, और वह अहम बात यह है कि वो आधा इंसान और आधा सांप है। सबने यूँ चौंक कर देखा जैसे मास्क मैन बेतुकी हाँक रहा हो। उसने कहा, शायद आप यकीन न करें, लेकिन ये टीम जो वहाँ जा रही है उसके हर फर्द को याद रखना चाहिए कि पारस में जहरीले सांप की खासियतें हैं। वह जिसे एक बार गले लगा लेता है उसके जिस्म की भूख के जरिए से दोबारा तलाश कर लेता है। अगर वह तिब्बत पहुंचेगा और मरीना लाख भेस में छुपी रहेगी और उसके करीब से गुजरेगी तो वो उसे जाने नहीं देगा और उसे ले जाने वालों के लिए मुसीबत बन जाएगा। क्या आप लोगों को मेरी अकल पर भरोसा है कि मैं नॉर्मल रहकर यह हकाइक बयान कर रहा हूँ? सब के सब एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे। उनकी नज़रें पूछ रही थी मास्क मैन की बातों पर कहाँ एतमाद किया जाए। लेकिन वो मास्क मैन था, किसी चौपाल में बैठकर किस्सा ख्वानी करने वाला शख्स नहीं था। एक बहुत बड़े मुल्क के सरबराहान में से एक था। उसकी जुबान से निकला हुआ हर फिक्रा पत्थर की लकीर होता था। सरबराहान मुल्क के अहकामात जायज़ हों या नाजायज़, उनकी तामील करनी पड़ती है। बयानात सही हों या गलत, उनको तस्लीम करना पड़ता है। यूँ भी दुनिया में बड़े बड़े अजूबे हैं। पारस को भी एक अजूबा तस्लीम कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं था। 12 अफराद की टीम ने यह बात गिरह में बांध ली कि इस अजूबे से सामना होगा तो उसे ज़रा आजमाएंगे, उससे ज़रा टकराएंगे। सांप हुआ तो सांप की तरह सर कुचल देंगे, आदमी हुआ तो गोली मार देंगे। कोई 1 बरस पहले सोनिया सानी और अली तैमूर एक साहरे आजम को जहन्नुम में पहुंचाने तिब्बत आए थे। मैंने उन वाक़यात को कलमबंद करते हुए तिब्बत के मुतालिक बहुत कुछ लिखा। अब मेरी दास्तान का एक हिस्सा फिर उस इलाके में गर्दिश करने आया है। पहले जादूगर पापा डू का जिक्र हुआ था, अब तिब्बत के लामा का जिक्र करूंगा। ये जिक्र मालूमाती भी होगा और दिलचस्प भी। सारी दुनिया में तिब्बत के लामा बहुत पुरस्कार समझे जाते हैं। इनके मुतालिक तरह तरह की क्या साराई की जाती है। ज़माने कदीम के सियाहों ने लामा को जादूगर कहा है। मजहबी तवारीख में ये पुरस्कार पुजारी कहे गए हैं। ये बुद्ध मत के भक्षु कहलाते हैं। हकीकत यह है कि ज़माने कदीम से दौर जदीद तक ये रूहानी पेशवारे हैं। बड़ी इबादत और सख्त रियाजत से रूहानियत की गहराइयों में डूबते हैं। लामा के मायने है टीचर, यानी तालीम देने वाला। ये लामा रूहानियत का दरस देते हैं। मरीना यही दरस हासिल करने तिब्बत के शहर लासा में आई थी। लासा में एक जोखांग मंदिर है जिसकी छत सोने की है। मंदिर में यूँ तो सभी इबादत के लिए आते हैं, लेकिन इसकी वसी और इस छत पर एक खुली दरसगाह है जहाँ सिर्फ रूहानियत की तालीम हासिल करने वाले आते हैं। मरीना ने इस दरसगाह में आकर वहाँ के इंचार्ज से कहा, मैं यहाँ तालीम हासिल करने और यहाँ के हॉस्टल में क्याम करने आई हूँ। इंचार्ज उसे देख रहा था। वह अमरीकन हसीना, दूध की तरह सफ़ेद और अंगारे की तरह सुरख थी। तेवर बता रहे थे कि मजाज में भी दूध की शहरीनी और अंगारे की तपिश है। वह एतराज़ करना चाहता था क्योंकि वह जिस मुल्क से आई थी उसके सफारत खाने की इजाज़त के बगैर वहाँ क्याम करने और तालीम हासिल करने की मजाज नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वह एतराज़ करता, मरीना ने उसके अंदर पहुंचकर उसकी सोच में कहा, मुझे एतराज़ नहीं करना चाहिए। यह अपने मुल्क से पासपोर्ट, वीज़ा और यहाँ क्याम करने का इजाज़तनामा लेकर आई होगी। उसने कहा, तुम पासपोर्ट और यहाँ क्याम करने का इजाज़तनामा पेश करो, तुम्हें दाखिला मिल जाएगा। वो बड़े गंभीर लहजे में बोली, मिस्टर फोंगलो, मैं जिंदा दिखाई दे रही हूँ मगर भटकी हुई आत्मा हूँ। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए एक रूह को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह हैरानी से बोला, मैं आज पहले दिन यहाँ ड्यूटी पर आया हूँ, यहाँ मेरा कोई नाम नहीं जानता। फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? फिर उसे याद आया कि वहाँ के मौल्लिम ने समझाया था, ये रूहानी उलूम की दरसगाह है, यहाँ अजीबोगरीब हस्तियों से सामना होता रहता है। फिर रूहानियत के तालिब इल्म मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस समझे जाते हैं। ऐसी हस्तियों से बहस नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, ये खुद को भटकी हुई आत्मा कह रही है, शायद ये सच है, ये आत्मा है, तभी मेरे अंदर घुसकर मेरा नाम मालूम कर लिया। वो झिझकते हुए बोला, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी रूह से मुलाकात नहीं की। अगर आप सचमुच रूह हैं तो मैं अभी जाकर महालामा को आपकी आमद की इतला दूंगा, और अगर रूह नहीं है और ये आपके बोलने का फ़लसफ़ियाना अंदाज़ है तो प्लीज़ पासपोर्ट पेश करें। मरीना ने बड़ी बड़ी गजाली आंखों से घूर कर देखा, फिर उसकी सोच में कहा, जाओ महालामा के पास जाओ। वो फ़ौरन ही उठकर यूँ खड़ा हो गया जैसे मरीना ने आंखें ना दिखाई हों, बल्कि उसके दिमाग को चाबुक रसीद किया हो। वह चाबुक खाने वाले घोड़े की तरह दौड़ा और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर दरसगाह में आया। फिर एक हुजरे में पहुंचा। वहाँ एक सेहतमंद बूढ़ा योगा के आसन में था और इसी आसन में रहकर इबादत में गरक दिखाई देता था। इंचार्ज ने सामने आकर डंडोत किया, यानी फर्श पर औंधा लेटकर सजदा किया।
फिर उठा और दोनों घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, महालामा कंचन देव, वो आई है, कहती है भटकी हुई आत्मा है, वो मेरा नाम जानती है, उसकी आंखों में देखो तो निगाहों से पिघला देती है। महालामा कंचन देव ने भारी भरकम आवाज में कहा, पहले आत्मा फिर परमात्मा, उससे पूछो वो क्या चाहती है। गुरुदेव, वो आत्मा ज्ञान और आत्मा शक्ति के लिए आई है, यहाँ हॉस्टल में काम करना चाहती है, उसे आने दो। इंचार्ज सर झुकाए उठ गया, उल्टे पांव चलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। उसी लम्हे महालामा कंचन देव ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, फिर कहा, चुप कर ना आओ, सामने चली आओ। ये कहकर कंचन देव ने सांस रोक ली, योगा का आसन छोड़कर पालती मारकर बैठ गया। तिब्बत से लेकर चीन और हिंदुस्तान तक कंचन देव की आत्मा शक्ति का चर्चा था। वह रूहानियत के जरिए कई बीमारियों का इलाज करता था। उसके वजूद में इतनी कशिश थी कि लोग पहली ही नज़र में उसकी तरफ खींचने लगते थे। वो कहता था, ये वजूद, ये शरीर आर्जी है, रूह की चार दीवारी है। रूह जितनी पाकीज़ा होगी जिस्म उतना ही खूबसूरत हो जाएगा। मकान की अहमियत कम, मकीन की अहमियत ज़्यादा होती है। मकीन जितने साफ सुथरे ज़हन का मालिक होगा, मकान को उतना ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। इसी तरह जिस्म के मकान में रहने वाली आत्मा की अहमियत है। आत्मा को समझो, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं समझोगे, परमात्मा यानी खुदा को नहीं पहचानोगे। मरीना उसके हुजरे में आई, उसके सामने घुटने टेक कर दो जानू हो गई, फिर सर झुकाकर बोली, अभी मैं आपके दिमाग में आई थी, आपने मेरी सोच की लहरों को रोक दिया। आप जान गए हैं कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ। मैं इस इल्म के जरिए दुनिया जहान की दौलत और खुशियाँ हासिल करती हूँ, मगर मन की शांति और रूहानी सुकून हासिल करने में नाकाम रहती हूँ। उसने कहा, इसीलिए कहा जाता है पहले आत्मा फिर परमात्मा। तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा तो सारा जहान तुम्हारा होगा। मैं ज्ञान हासिल करने आई हूँ, आप महागुरु हैं। मुझे रूहानियत के ऐसे रास्ते पर ले जाएं जहाँ मैं सारी दुनिया को भूल जाऊँ। दुनिया में रहकर दुनिया को भूलने का मतलब है मर जाना। मौत के बगैर दुनिया को भुलाया नहीं जा सकता। तुम अपने दिल की बात जुबान पर लाओ, आखिर किसे भुलाना चाहती हो। मरीना ने सर झुका लिया। महालामा कंचन देव ने कहा, कोई प्रेमी है। निगाहों के सामने पारस की सूरत आ गई। दिल में उसका नाम धड़कने लगा। वह सहरज़दा सी होकर बोली, मैं उसे हमेशा हमेशा याद रखूंगी। वही मेरा अव्वल है, वही मेरा आखिर। तो फिर उसका जिक्र करो जिसे भुलाना चाहती हो। उसका नाम फरहाद अली तैमूर है। उसने मुझ पर ऐसा तनवीमी अमल किया है जिससे मैं कभी आज़ाद नहीं हो सकूंगी। ये सोच सोच कर मैं कुड़ती हूँ कि वो मेरे दिमाग में जब चाहे चलाता है। वो तुम्हारे अंदर आकर क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। क्या करता है? कुछ नहीं करता। फिर तुम्हें शिकायत और परेशानी क्या है? मेरे ऐसे ख्यालात जो मैं किसी को नहीं बताती वो छुपकर मालूम करता रहता होगा, यानी शुबह है कि भेद मालूम करता होगा। यकीन नहीं है। यकीन है, उसने इसी मकसद के लिए मुझ पर तनवीमी अमल किया था। मेरे दिमाग को अपनी सोच की लहरों के लिए बेहिस बना चुका है। मैं कभी उसे अपने अंदर से भगा नहीं सकूंगी। जो परेशान ना करे, नुकसान ना पहुंचाए, वो दोस्त होता है और दोस्त को भगाया नहीं जाता। लेकिन बगैर इजाज़त एक लड़की के दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्या वो तुम्हारा आशिक है? नहीं, वो तो मुझे बेटी कहता था। क्या वो नहीं कहता? कहता है, हमेशा कहेगा, क्योंकि मैं उसके बेटी की महबूबा हूँ। महालामा ने उसे घूर कर देखा। उसने नजरें झुका लीं। वो बोला, ताजुब है, तुम बाप पर शुबा करती हो कि वो बेटी की तन्हाई में आता है। अगर नहीं आता है तो अपनी सोच की लहरों के लिए मेरे दिमाग को किस लिए बेहिस बनाया है? शायद ये तुम्हें किसी गलती की सज़ा मिल रही है। अगर तुम मुझे गुरु मान कर आई हो तो मान लो कि वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है। तुम्हारे दिमाग में शक आता है, शुबा आता है, गुस्सा आता है। मेरे दिमाग में मेरी इजाज़त के बगैर जो भी आता है मैं उसे निकाल देना चाहती हूँ। मेहनत करोगी, योगा के मराहल से गुजरती रहोगी और रूहानियत की मशकें करती रहोगी तो कोई तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं आएगा। मैं आपकी तमाम हदायत पर अमल करूँगी। यहाँ तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। ये बताओ, गुरु दक्षिणा क्या दोगी? इससे दरसगाह में तालीम शुरू करने से पहले उस्ताद पूछता था कि उस्ताद को नजराना क्या दिया जाएगा। वो मालो दौलत नहीं मांगता था, ज़मीन जायदाद नहीं चाहता था। अपने होने वाले शागिर्द से ऐसी चीज़ मांगता था जिसे शागिर्द गुरु दक्षिणा के तौर पर देकर इल्म की दौलत से मालामाल हो जाता था। मरीना ने पूछा, आप गुरुदेव हैं, आप बताएं गुरु दक्षिणा में क्या चाहती हैं? जो मांगूंगा दोगी? हाँ, दूंगी। और देने के बाद कभी वापस नहीं लोगी? वादा करती हूँ कभी वापस नहीं लूँगी। तो फिर अपना गुस्सा मुझे दे दो। वह हैरानी से बोली, ये क्या बात हुई? गुस्सा मुझे दे दोगी तो ये तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि ये जहाँ होता है वहाँ दोस्त नहीं आते, वहाँ से मोहब्बत और मुसरतों का गुजर नहीं होता। आज से तुम हर लम्हा अपने अंदर से गुस्सा निकालने की मशक जारी रखोगी। जब कामयाब हो जाओगी तो मुझे गुरु दक्षिणा मिल जाएगी और तुम्हारी बाकायदा तालीम शुरू हो जाएगी। गुरु ने अपने एक चेले को बुलाया और कहा, यह लड़की यहाँ के आम तरीके नहीं जानती, तुम इसकी रहनुमाई करो, जाओ। मरीना दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर चंद कदम उल्टे पाँव गई, फिर हुजरे से बाहर आ गई। तिब्बत में साल के 8-10 महीने बर्फ़ जमी रहती थी। कुर्रा अर्ज़ में ये इलाका सबसे बुलंदी पर है। इस मुनासबत से इसे दुनिया की छत कहा जाता है। यूँ अंदाज़ा किया जा सकता है कि वहाँ कैसी गज़ब की सर्दी पड़ती होगी। मौसम जैसा भी रहे, इस दरसगाह के तुलबा और तालिबात सुबह 4 बजे बेदार होते थे। इस वक्त सूरज की एक किरण भी नहीं झलकती थी। हर सू अंधेरा छाया रहता था। ऐसे वक्त वो सब दरसगाह से निकलकर पूरे लासा शहर के अतराफ दौड़ लगाते थे। उनमें से जो थक जाते थे और उनकी सांसें और फेफड़े हारने लगते थे,
वो वापस मंदिर में आ जाते थे। उनमें से 6 ऐसे थे जो थकना और हारना नहीं जानते थे। वो महालामा कंचन देव के खास चेले थे। उनके मुतालिक कहा जाता था कि वो रूहानियत की इतनी गहराइयों में पहुंच चुके हैं जहां उनकी रूहें उनका जिस्म छोड़कर अपने मतलूबा मुकाम तक जाती हैं, फिर उनके जिस्मों में वापस आ जाती हैं। मरीना सुबह बेदार होकर दौड़ लगाती थी, फिर मंदिर आकर दूसरे तलबा और तालिबात के साथ भजन गाती थी। उसने दूसरे दिन महालामा से कहा, मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हारे परमेश्वर की अजमत के गीत गाना मुनासिब नहीं समझती। कंचन देव ने कहा, यह दरअसल हिंदू धर्म के लिए मखसूस नहीं है। यहाँ आकर कोई हिंदू मुसलमान और ईसाई नहीं रहता। हम जिसे ईश्वर कहते हैं, तुम उसे गॉड और तुम्हारा पारस उसे अल्लाह कहता है। हमारी ज़ुबान हिंदी है, इसलिए हम अपनी ज़ुबान में ईश्वर कहते हैं और हमने अपनी ज़ुबान और दस्तूर के मुताबिक तालीम देने के असूल और कायदे बनाए हैं। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोला, योगा में सांस छोड़ने और सांस लेने का जो तरीका है वो हमारे दस्तूर के मुताबिक हरे कृष्णा के अल्फाज पर मुश्तमिल है। तुम हरे कहकर सांस छोड़ती जाओ, अपने जिस्म को अंदर से बाहर खाली कर लो। जिस्म का यह खाली मकान एक नए ज्ञान के लिए है, वो ज्ञान है कृष्णा। और अब तुम कृष्णा कृष्णा कहते हुए सांस अंदर लेती जाओ। मरीना उसके सामने योगा के एक आसान से आसन में थी और गुरुदेव की हदायत पर हरे कृष्णा कृष्णा के अल्फाज के साथ सांस कभी छोड़ देती थी और कभी अपने अंदर वापस खींच रही थी। इल्म ऐसी चीज़ है जिसे हासिल करने के लिए वहाँ की ज़ुबान, वहाँ के माहौल और वहाँ के दस्तूर के मुताबिक अमल करना पड़ता है। फिर उसे अपने अंदर से गुस्सा निकालने के लिए हदायत की गई कि जैसे ही किसी बात पर गुस्सा है वो सांस रोक ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए बोले, भावना से कर तू ऊंचा है, यानी जज्बात से किरदार ऊंचा होता है। गुस्से के जज्बात में बहने से बेहतर है सब्र करो, अपनी ज़ात को नरम और लचकदार बनाओ। उसे आजमाइशों से गुजारने के लिए गुस्सा दिलाया जाता था। उसके मजाज के खिलाफ कोई बात कह दी जाती, वो बर्दाश्त करती थी। कभी गुस्सा आता तो योगा के आसन में सांसों की आमदोरफ्त के साथ कहती थी, भावना से कर तो वो ऊंचा है। रफ्ता रफ्ता वो हिंदी ज़ुबान, हिंदी तर्ज हयात और हिंदी तर्ज इबादत सीखती जा रही थी और ज़हनी तौर पर मुतासिर भी होती जा रही थी। सांस रोकने के दौरान उसकी सोच में भगवान होता था। अच्छी बातों को अपने अंदर समोने और बुरी बातों को बाहर निकालने के अमल और मुख्तलिफ तरीक़ाकार के दौरान उसकी सांसों में भगवान का नाम आता जाता था और फिर जहन में नक्श होकर रह जाता था। महालामा कंचन देव की शख्सियत में इतनी कशिश थी कि तालीम हासिल करने के दौरान उसकी एक एक बात से और एक एक हरकत से मुतासिर होती रहती थी। उसकी तरह पूजा करते करते बज़ाहिर ईसाइयत को नज़रअंदाज करती जा रही थी। ये वही मरीना थी जो वार्नर हेग को इस्लाम कबूल करने से रोकती रही थी और ईसाइयत पर कायम रहने के लिए मजबूर करती रही थी। अब वो बहुत ही गैर महसूस तरीक़ों से और बड़ी ही नादानिस्तगी में अपने मज़हब को तकरीबन नज़रअंदाज कर चुकी थी। दिन रात इबादत और रियाजत जारी रहे तो सीखने के लिए 6 माह का अरसा बहुत होता है। मरीना को पहले योगा में महारत हासिल थी। इस अरसा में वो 40 मिनट तक सांस रोकने की आदी हो गई थी। ऐसे वक्त उसे हाथ लगाओ तो वो मुर्दा लगती थी। दिल की धड़कन इतनी सुस्त हो जाती थी कि महसूस नहीं होती थी। वैसी तरबियत के दौरान मंदिर की खुली हुई छत पर महालामा के सामने चारों शाने चित पड़ी रहती थी। वह हदायत देता था, अपनी आत्मा पर ध्यान रखते हुए सांस रोको और खुद ही अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालो। अपनी सोच की पूरी कुव्वत से देखो, तुम्हें अपनी रूह दिखाई देगी। उसने हदायत पर अमल किया। हरे कृष्णा कहते कहते सांस रोक ली और यह ख्याल कायम करती रही कि अब उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़कर बाहर आ रही है। चंद लम्हात के बाद उसने देखा वो अपने जिस्म से अलग हो रही है। जिस्म चारों शाने चित्त फर्श पर पड़ा हुआ है और वो उठकर खड़ी हो गई है। खुद को नूर का मुजस्मा पा रही है। मंदिर की छत पर महालामा कंचन देव उसके बेजान जिस्म के पास पालती मारे ध्यान ज्ञान में बैठा हुआ है। उसकी आत्मा ने दूर तक देखा, बर्फबारी का समा था, माहौल धुंधलाया हुआ था। इसके बावजूद वो बर्फानी चांदनी में दूर तक देख सकती थी। उसने परवाज़ करने के लिए सोचा, फिर सोचते ही परवाज़ करने लगी। वह अब तक ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती रही थी, यानी उसका ख्याल एक जगह से दूसरी जगह जाता था। आज उसका नूरानी बदन परवाज़ करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी परवाज़ की एक ही मंजिल थी और इस मंजिल का नाम पारस था। वही उसकी दुनिया का मरकज़ था, वही उसकी ज़िंदगी का मंशा था। वो गहरी नींद में था, किसी इमारत के कमरे में आराम से पड़ा हुआ था। मरीना का नूरानी बदन उसके बिस्तर पर आ गया। वो उसे प्यार से देख रही थी, उसे छू रही थी, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही थी क्योंकि वो आत्मा की छूने वाली उंगलियों को अपने जिस्म पर महसूस नहीं कर रहा था। अगर बेदार होता तो इस आत्मा को देख भी ना पाता। जाहिर है आज तक किसी ने रूह को देखा है ना देख सकता है। वो देख रही थी। पारस का चेहरा बदला हुआ था, वो अपने असली रूप में नहीं था। इसके बावजूद मरीना की आत्मा ठीक उसके पास पहुंच गई थी, क्योंकि आंखों की बसारत हर चीज़ को ऊपर ही ऊपर देखती है, लेकिन रूहानी बसीरत कल्ब व जहन के अंदर पहुंच जाती है। मरीना ने सोचा वो छूने से बेदार नहीं हो रहा, उसे प्यार से आवाज़ दी जाए। उसने पुकारा, पारस आंखें खोलो, मुझे देखो। तुम्हारी मरीना एक नए अंदाज में आई है। उसे महसूस हुआ कि वो बोल रही है लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, यानी कुदरत ने रूह को खामोशी दी है। ये कुदरती अमर है कि जिसके पास इल्म का ख़जाना जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही खामोश रहता है। उसकी आत्मा अपने इल्म से पारस तक पहुँच गई थी, लेकिन अपनी मौजूदगी बयान नहीं कर सकती थी। अजब नामुरादी थी।
वो ख्याल ख्वानी के जरिए आती तो पारस सांस रोक लेता। रूबरू आकर बोल रही थी तो उसकी आवाज़ महबूब की समात तक नहीं पहुंच रही थी। आज वो बहुत खुश थी। ख्याल ख्वानी की परवाज़ के अलावा आत्मा की परवाज़ भी सीख ली थी। वो अपनी मुसरतों में पारस को शरीक करना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि अब वो महज दिमाग में ही नहीं रूबरू भी आ सकती है, जब चाहे उसके पास पहुंच सकती है। उसने आसपास देखा। एक मेज़ पर लिखने पढ़ने का सामान रखा हुआ था। वो अपने महबूब के नाम एक रुक्का लिख सकती थी कि मैं आई थी, तुम सो रहे थे। सोते वक्त और खूबरू लगते हो, बड़ा प्यार आ रहा है, लेकिन आत्मा प्यार करेगी तो तुम्हें एहसास तक ना होगा। बहरहाल जा रही हूँ, फिर आऊँगी, अगरचे तुम मुझे देख नहीं सकोगे, ताहम इसी तरह फिर कागज़ पर लिखकर अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाऊंगी। वो मेज़ के पास आई। वहाँ किताबें थीं। फाइलों के पास कागजात का एक पैड और कलम रखा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर कलम को उठाना चाहा तो वो उंगलियों की गिरफ्त में नहीं आया। आत्मा जब किसी को छू नहीं सकती तो पकड़ किस तरह सकती है? यह जरिया भी मौजूदगी का यकीन दिलाने के काम नहीं आ सकता था। उसे तस्लीम करना पड़ा कि ऐसी वजूहात की बिना पर रूहें नज़र नहीं आती हैं और ना ही मौजूदगी का निशान छोड़ती हैं। इतनी नाकामियों के बावजूद ये बात इत्मीनान बख्श थी कि वो पारस की लाइब्रेरी में उसे देख सकती थी, उस पर नज़र रख सकती थी, ये मालूम कर सकती थी कि वो कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। वो जिस माहौल से गुजरती हुई पारस के पास आई थी वो माहौल धुआंधार था। तोपों से गोले बरसाए जा रहे थे। जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो अपने लिबास से पठान नजर आ रहे थे। इससे पता चल रहा था कि वो अफगानिस्तान का कोई इलाका है और पारस वहां से कई मील दूर एक इमारत में सो रहा है। वो पारस के कमरे से चलती हुई एक दरवाजे के पास आई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसकी आत्मा आहनी दरवाज़ों के आर पार पहुंच रही थी। उसने दूसरे दरवाजे में आकर देखा। एक निहायत हसीन दोशीज़ा बिस्तर पर महवे ख्वाब थी। उसके लिबास से पता चलता था कि वो अफगानी है। वो तौबा खानम थी। मरीना इसे नहीं जानती थी और जानने के लिए बेचैन हो रही थी। पारस और तौबा का कमरा साथ साथ था। उनके दरमियान सिर्फ एक दरवाज़ा था जो बंद था, लेकिन दोनों के जज्बात इस दरवाजे को किसी वक्त भी खोल सकते थे। शायद उन्होंने खोला होगा और अब वो बंद करके थके थकाए सो रही हैं। वो पारस के कमरे में आकर उसे देखते हुए गुस्सा से बोली, बदमाश। इसके साथ ही उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। खुली हुई आंखों ने देखा वो मंदिर की छत पर खुले आसमान के नीचे चारों शान चित पड़ी है और उसके दाएं तरफ महालामा कंचन देव पालती मारे छत के नंगे फर्श पर बैठा है। फर्श पर दूर तक बर्फ की दबीज तह जम रही थी। ऐसे कड़ाके की सर्दी में वो दोनों जैसे गर्मी के मौसम में पहुंचे हुए थे। रूह में गर्मी और ताजगी हो तो बाहर का कोई मौसम असरअंदाज नहीं होता। महालामा ने अपनी भारी भरकम और गहरी आवाज में कहा, तुमने मुकर्रर वक्त से पहले रूहानी सफर खत्म किया, क्या बात है? गुरुदेव, मैं शर्मिंदा हूँ। गुस्सा बर्दाश्त न कर सकी। अचानक आत्मा का सफर टूट गया तो अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पहले ही दिन गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारा गुस्सा मांगा था। आप खुद गवाह हैं। 6 माह तक मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया था, लेकिन अपने प्रेमी के करीब उसे देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। गुरुदेव ने कहा, गुस्सा एक पत्थर की तरह आत्मा को लगता है। देखा तुमने, तुम किस तरह आत्मा की बुलंदी से पस्ती में आ गई। क्षमा चाहती हूँ गुरुदेव, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैं गुस्सा बर्दाश्त करूंगी। औरत सर पर आ पड़ने वाले पहाड़ को बर्दाश्त कर लेती है, शौकन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऊपर से सब्र करोगी तब भी गुस्सा तुम्हारे अंदर कहीं छुपा रहेगा। मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाएं। अपने अंदर यह एतमाद रखो कि तुम शौकन को पाँव के कांटे की तरह निकाल फेंकोगी। किसी को रास्ते से हटाने के लिए गुस्सा करना जरूरी नहीं। मर्द जंग करता है, खून बहाता है, तब ताज और तख्त हासिल करता है। औरत एक तबस्सुम से ताज और तख्त जीत लेती है। मुस्कुराहट एक बहुत बड़ी ताकत है। अपनी शौकन के पास जाओ, उसे देखकर मुस्कुराओ। यूं ही मुस्कुराते मुस्कुराते एक दिन उसे अपने प्रेमी से जुदा कर दोगी। किसी मामले में जल्दी ना करो। सब्र, तहम्मुल और तबस्सुम से काम करती रहो। गुरुदेव, मैं अभी जाकर अपना सब्र आजमाना चाहती हूँ। जरूर जाओ, मैं तुम्हारे जिस्म की निगरानी कर रहा हूँ। उसने आंखें बंद की, फिर हरे कृष्णा कहते कहते सांस रोक ली। पूरी तरह सांस रोकने के बाद सोच के जरिए कहा, ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही उसने खुद को अपने जिस्म से अलग होते हुए देखा। फिर वो परवास करती हुई दोबारा पारस के कमरे में आई। वहां से तौबा के पास पहुंची। उसे देखकर मुस्कुराते हुए सोचने लगी, हमेशा कमज़ोर को गुस्सा आता है और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं हर हाल में मुस्कुराती रहूंगी और पाँव के कांटे निकालती रहूंगी। उसने बड़ी कामयाबी से गुस्से को कुचल डाला। वो अपने आप को अच्छी तरह समझ रही थी कि जिंदगी में ऊंच नीच हार जीत होती रहती है। नफ़ा के बाद नुकसान को भी हंसते हुए बर्दाश्त करो तो नुकसान पूरा करने की तदबीर अमल में आ जाती है। मैं भी हिकमत अमली से दूध की मक्खी की तरह इसे निकाल फेंकूंगी। उसने तौबा खानम को नज़रअंदाज करके सोचा, देखना चाहिए इस इमारत में और कौन है। वो उस कमरे से चलती हुई तीसरे कमरे में आई। वहाँ जलाल शाह सो रहा था। वो जलाल शाह को नहीं पहचानती थी, लिहाजा वहाँ से गुजरती हुई चौथे कमरे में आई। वहाँ मैं था। वो कभी मेरे रूबरू नहीं आई थी, अलबत्ता उसने मेरी तस्वीरें देखी थी, मेरा चेहरा पहचानती थी। इसलिए अपनी आत्मा शक्ति से अरसलान के पीछे फरहाद को पहचान रही थी और सोच रही थी, अच्छा तो ये बाप बेटे एक साथ हैं। इनके रिकॉर्ड में ये पहले कहीं दर्ज नहीं है कि फरहाद की फैमिली के 2-4 अफराद
कहीं एक जगह आकर एक दूसरे से मुलाकात करते हों। वह दुरुस्त सोच रही थी। वो सोच रही थी ये खतरा हमेशा सर पर मंडलाता रहता है कि कोई दुश्मन मेरी फैमिली को एक जगह देखकर जाल बिछाएगा तो सभी बैक वक्त दुश्मन के काबू में आ जाएंगे। हालांकि हम कई बार 2-2, 4-4 की तादाद में एक दूसरे से मिलते रहे हैं, लेकिन ये मुलाकातें रिकॉर्ड नहीं हुई। हमारी एहतियाती तदाबीर की वजह से हम कभी एक साथ दुश्मनों की नज़रों में नहीं आए। मरीना अपनी आत्मशक्ति के बायस हम बाप बेटे को एक साथ देख रही थी और वह तस्लीम कर रही थी कि गुस्सा ना करने का बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। बहुत सी मालूमात हासिल हो रही हैं। मेरी आत्मा फरहाद और उसकी फैमिली के हर फर्द के पास पहुंचकर मालूम कर सकती हैं कि कौन किस मुल्क और किस शहर में है और वह सब क्या करते फिर रहे हैं। ओ गॉड, मैं फरहाद की मामूला बनकर कितने अजाब में मुब्तला रही थी। दिन रात ये फिक्र मारी डालती थी कि वो मेरे अंदर छुप कर रहता है। इस आत्मा शक्ति ने उसे मेरे दिमाग से निकाल दिया है। मेरा ब्रेन वॉश हो गया है। मैं आज़ाद हो गई हूँ। वो आत्मा थी, कह के नहीं लगा सकती थी, इसलिए सोच में कह के लगा लिए। फिर वो ताज्जुब से मुझे देखने लगी। मैं पारस और तौबा वगैरह की तरह महवे ख्वाब नहीं था। अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और ख्याल ख्वानी के जरिए सोनिया के दिमाग में पहुंचा हुआ था। इस वक्त पेरिस में फजर का वक्त हो रहा था। सोनिया ने मुझसे वादा लिया था कि मैं हर सुबह उसके दिमाग में आकर उसे आज़ान सुनाऊंगा। वो आज़ान उसके दिमाग के जरिए होने वाले बच्चे तक पहुंचती रहेगी। मैं हर सुबह अपना वादा पूरा करता था। मरीना की आत्मा ये समझ नहीं पाई कि मैं क्या कर रहा हूँ और अपने दोनों हाथ कानों पर क्यों रखे हुए हैं। मैं सोनिया के दिमाग में रहकर अपनी जगह ज़ेर लब अजान दे रहा था। मेरे कमरे में कोई भी आने वाला वो अजान सुन सकता था, मगर आत्मा को इस दुनिया की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसे मेरे होंठ सिर्फ हिलते हुए नजर आ रहे थे। आत्मा अपने जिस्म में वापस आ गई। मरीना उठकर बैठ गई। फिर महालामा कंचन देव के कदमों में झुककर बोली, आपने मुझे क्रोध गुस्सा से बचाकर दुश्मनों की कैद से रिहाई दिलाई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं है, तुमने दिन रात की सख्त मेहनत और रियाजत के बाद आत्मा शक्ति हासिल की है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया है। मैं चाहती हूँ आप आइंदा भी मुझे गाइड करते रहें। मैंने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक काम करके अपना बहुत नुकसान किया है। मेरी हदायत पर अमल करना चाहती हो तो किसी मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा न करो। जल्दबाजी में हमेशा कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे दुश्मन फ़ायदा उठाने लगता है। मैं वादा करती हूँ किसी मामले में भी उजलत से काम नहीं लूँगी। आज तुमने अपने प्रेमी को देखा है, तुमने शौकन को भी देखा है और मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बेचैनी है। तुम अपने महबूब को जल्द से जल्द हासिल करना चाहोगी। बेशक वो मेरा महबूब है, मगर उसे महकूम बनाकर सिर्फ अपने लिए रिजर्व रखना चाहती हूँ। यही गलती तुम्हें फिर ले डूबेगी। क्या पहली गलती से सबक हासिल नहीं करोगी? पहले मैं मजबूर हो गई थी। फरहाद मेरे दिमाग पर कब्जा जमा चुका था। अगर मैं उसके बेटे को महकूम बनाकर रखना चाहती तो मेरे इरादों को पढ़ लेता। अब मैं फरहाद के तनवीमी अमल से निजात हासिल कर चुकी हूँ। आइंदा कभी उसकी गिरफ्त में नहीं आऊँगी। उसके बेटे को उससे जुदा कर दूंगी। ठीक है, मगर जो करो रफ्ता रफ्ता करो। आप जाओ, तुम्हें आराम करना चाहिए। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, सर झुकाकर चली गई। उसके जाने के बाद उसके 6 चेले आए। इन चेलों को खास अहमियत हासिल थी। ये वही थे जो हर सुबह लासा शहर के अतराफ दौड़ लगाते थे और थकते नहीं थे। इनमें से कोई 1 घंटे, कोई 2 घंटे तक सांस रोकने का माहिर था। सांसों पर गैर मामूली कंट्रोल रखने के बायस इनकी सेहत काबिल रश्क थी। इनके सीने चट्टान की तरह फैले हुए थे और कद 6 फुट से निकलता हुआ था। वो तकरीबन 2 बरस इबादत और रियाजत के असूलों पर दिन रात अमल करते आए थे और यूं उन सब ने भी आत्मा शक्ति हासिल की थी। वो 6 के 6 ज़बरदस्त और किसी भी मामले में नाकाबिल शिकस्त थे। इनमें से एक का नाम कंचन जोगी था। महालामा कंचन देव ने कहा, कंचन जोगी, इरादे की पुख्तगी इंसान को भी नाकाम होने नहीं देती। मरीना ज़बरदस्त कुव्वत इरादे की मालिक है। इसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। कम से कम सोई और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती रही। तकलीफदेह मशकों से गुजरकर इसने सिर्फ 6 माह में आत्मा शक्ति हासिल की है। एक ने पूछा, क्या इसकी आत्मा शक्ति का मुजाहरा कामयाब रहा है? हाँ, बहुत कामयाब रहा। वो पारस और फरहाद अली तैमूर के पास गई थी। दोनों बाप बेटे अफगानिस्तान में हैं। कंचन जोगी ने पूछा, गुरुदेव, ये ऊँटनी किस करवट बैठेगी? हमारी ही करवट आएगी। ये तकरीबन हमारा धर्म इख्तियार कर चुकी है और 1 आध महीने में इसका ब्रेन पूरी तरह वॉश हो जाएगा। वो हिंदू धर्म कबूल कर लेगी और भारतीय मुफादात के लिए काम करने लगेगी। लेकिन एक मुश्किल है। वो क्या है गुरुदेव? पारस इसकी जड़ों में घुसा हुआ है। हमने इसके अंदर से ईसाइयत को ख़त्म कर दिया। पहले वो अमेरिका के गुण गाती थी, अब हमारा भजन गाती है। मेरी तालीमात ने रफ्ता रफ्ता इसे अंदर से बदल दिया है, मगर यह समझ में नहीं आता कि इस नौजवान में ऐसा क्या है जिसे वह भुला नहीं पाती। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम पारस को भी ब्रेन वॉश करके उसे इस लड़की का खिलौना बनाकर रखें? पारस जहाँ रहेगा वहाँ फरहाद और सोनिया का खतरा मंडलाता रहेगा। वो इधर का रुख करेंगे तो उनसे हमारी हकीकत छुपी नहीं रहेगी और हम मरीना को उज़्बेकिस्तान ले जाएंगे, तब भी हमारे बेनकाब होने का खतरा है। अफगानिस्तान में बाप बेटे की मौजूदगी बता रही है कि वो उज़्बेकिस्तान भी पहुंचेंगे। इसी पहलू से मामला पेचीदा हो रहा है कि मरीना ज़रूर पारस से रब्ता रखेगी। सीधी सी बात है, मरीना के दिलो दिमाग से पारस का तिलिस्म तोड़ना होगा।
इस मकसद के लिए मालूम करना होगा कि वो पारस से मुंह मोड़कर किसी दूसरे जवान से दिल लगाती है या नहीं। बेशक अगर किसी दूसरे से दिल लग जाए तो फिर वो पारस की दीवानी नहीं रहेगी। उसी शाम कंचन जोगी ने मरीना से तन्हाई में मुलाकात की और कहा, आज मैं तुम्हें दिल की बात कह रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आई हो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो। क्या हम एक दूसरे के जीवन साथी बन सकते हैं? मुझे अफसोस है जोगी, मैं बहुत पहले ही किसी की हो गई हूँ। क्या जिसकी हो चुकी हो उससे मैं कमतर हूँ? मुझे गुरुदेव ने बताया है तुम दुश्मन के बेटे पारस से मोहब्बत करती हो। ये दानिशमंदी नहीं है। एक बार उनके हाथों तबाह हो चुकी हो, दर बदर की ठोकरें खाकर यहाँ आई हो, फिर ऐसी गलती ना करो। मैं मानती हूँ दोबारा धोखा हो सकता है, लेकिन वो एक नशा है और नशा कभी नहीं छूटता। मुझे बताओ वो कैसा नशा है। मैं तुम्हें तबाही से बचाने के लिए उसका मुतबादिल बनने की कोशिश करूंगा। तुम मुतबादिल नहीं बन सकोगे, कोई नहीं बन सकेगा। मैं मानता हूँ एक शरीफ औरत एक के बाद दूसरे को कभी पसंद नहीं करती, लेकिन जान खतरे में हो और वह शख्स जिल्लत और तबाही का भी सबब बन रहा हो तो शराफत और जहानत इसी में है कि उस शख्स को छोड़ दे और जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है उसे जीवन साथी बना ले। तुम्हें गुरुदेव की सौगंध है, मुझे बताओ आखिर उसमें ऐसी क्या बात है? वो जहरीला है क्या? वह चौंक कर हैरानी से बोला, वो जहरीला है? हाँ, वो सामने आता है तो उसके वजूद से जहरीली आँच आती है। वो मोहब्बत करता है तो रगों में ऐसा नशा भर देता है कि मुझे अपना होश नहीं रहता। इतनी बड़ी दुनिया में गबरू जुबान बहुत है मगर जादूगर एक ही है। कंचन जोगी उसे देख रहा था। वो बेखुदी में बोल रही थी। उसकी आंखों में नशा उतर आया था और जोगी दिल ही दिल में कह रहा था, ठीक है, तुम्हारा इलाज समझ में आ गया है। मरीना बहुत खुश थी। उसने टेलीपैथी के बाद आत्मा शक्ति हासिल की थी। फिर तीसरी सलाहियत यह थी कि 40 मिनट तक सांस रोक लेती थी। उसने अपनी सलाहियतों में इजाफा किया था। इसकी मुनासबत से जहानत में और पुख्तगी आई थी। हाजिर दिमागी चालाकी और तेज तरारी और बढ़ गई थी। अगर महालामा कंचन देव और उसके 6 आत्मा शक्ति हासिल करने वाले चेले टेलीपैथी जानते और उसके चोर ख्यालात ज़रूर पढ़ते तो उन्हें अकल आती कि जिसने फराद अली तैमूर की बेटी बनकर वफा नहीं की वो महालामा की शागिर्द बनकर क्या वफा करेगी। वो भजन गाती रही थी, भगवान की पूजा करती रही थी, हिंदी अल्फाज और संस्कृत में मंत्र पढ़कर आत्मा शक्ति हासिल करती रही थी, मगर अंदर से कट्टर ईसाई रही। अपने मुल्क अमेरिका की वफादारी में ज़रा फ़र्क आने नहीं दिया। इस हसीन बला ने एक नया गैर मामूली इल्म हासिल करने के लिए हिंदू धर्म का चोला पहन रखा था।